बच्चों, हाँ जी सर, सीए इंटर, सीएमए इंटर, अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं मई 26 या फिर जून 26 के अंदर में, तो ये है आपके लिए रेलेवेंट अमेंडमेंट। और ये पूरा अमेंडमेंट लेक्चर है, ये सारी चीज बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं बात करूं डीटी के अमेंडमेंट्स की, तो सर बदल क्या क्या गया है। जो बच्चों ने जनवरी 26 दिया था और मई 26 में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, उनको ये अमेंडमेंट लेक्चर देखना जरूरी है। सारी डिटेल डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो अमेंडमेंट की नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। जैसे ही आप आगे आएंगे, आपके सवालों के कुछ जवाब दिए ताकि आप वीडियो के सवालों पे ना पूछें और इन सवालों को ध्यान से सुन लें। पहला अमेंडमेंट लेक्चर, ये सर किस किस को करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जो बच्चा दिसंबर 25 से जून 26 में शिफ्ट हो रहा है या जैन 26 से मई 26 में शिफ्ट हो रहा है, उसको ये अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना चाहिए। सर क्यों? आपका फाइनेंस एक्ट बदल गया। अब तक आपका फाइनेंस एक्ट था 24, अब आपका फाइनेंस एक्ट है 25। पॉइंट नंबर 2, जिसने हमारा रेगुलर लेक्चर लिया है फॉर मई 26 एंड ऑनवर्ड, सर मई का तो लेक्चर आपने कहा था अमेंडमेंट ही है। हाँ बेटा, अगर आप मेरे रेगुलर या फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट है तो ये सारे अमेंडमेंट आपको ऑलरेडी कवर होके मिले हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप एक बार गो थ्रू कर ले, क्योंकि कुछ फ्रेश चीजें हैं जो आपके लेक्चर के अंदर में अगर नहीं है तो आप इसको भी तुरंत एक बार चेक कर ले। जो अमेंडमेंट आपको पता है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, पर देख जरूर लेना। जिन बच्चों ने हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक लिया है फॉर मई 26 ऑनवर्ड, आपके भी अमेंडमेंट सारे के सारे लेक्चर में कवर है। पर ये अमेंडमेंट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि आप देख ही लेना, क्योंकि स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो है वो आपको एक लेक्चर देखने पड़ेंगे, वो एक लेक्चर यही लेक्चर है। क्लियर है? तो ध्यान से देख लेना। आपने कुछ भी लिया हो, आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखने ही देखने। सर इसके अलावा हमको कोई और कुछ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। तो सर मैं आपको बता दूं, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा जुडिशियल अपडेट। यस और नो? हालांकि इंटर लेवल पे जुडिशियल अपडेट बहुत रेलेवेंट नहीं होते, कुछ ही जुडिशियल अपडेट होते हैं, पर अगर आता है तो मैं इसी के साथ साथ इसी प्लेलिस्ट में एक और चीज ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। सर क्या जो आप चार्ट रिवीजन ले रहे हैं, आप सभी को पता होगा सीए इंटर, सीएमए इंटर वालों, आपके चार्ट रिवीजन ऑलरेडी चालू है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो क्या चार्ट रिवीजन के बाद भी ये अमेंडमेंट लेक्चर हमें देखना ही है? द आंसर इज बेसिकली नो। चार्ट रिवीजन के अंदर में सारे अमेंडमेंट हमने कवर करके रखे हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक बार फास्ट फॉरवर्ड में एक आध घंटा गो थ्रू कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, देख लेना चाहिए। सर मेरे को बेसिकली कौन कौन से अमेंडमेंट पढ़ने थे? जो बच्चा जैन 26 से मई 26 में शिफ्ट हो रहा है, आपको बेटे पढ़ने हैं सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 25 के अमेंडमेंट। यस और नो? आपको टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 25 के अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं। सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम वाले आपके लिए रिलेवेंट है, तो वो भी आपको जुडिशियल अपडेट इफ एनी। सर अगर मुझे सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ के काम चल जाएगा क्या, कि मुझे इसके अंदर में प्रैक्टिस भी करनी होगी? वेल, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट लेक्चर है। जहां जहां पे जरूरत पड़ी है वहीं पे आपको कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, बट ये प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने पहले लेक्चर लिया हुआ है तो आप एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक लीजिए, या फिर आप रेगुलर बैच भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और ये आपको देखने ही पड़ेगा। यस, या फिर आप अमेंडमेंट लेक्चर देख करके काम चलाना चाहते हैं तो बेसिकली आप चार्ट बुक प्लस एमआरपी का कॉम्बो जो हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड है ekatwamacademy.com के ऊपर, आप वो ले लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए सब मिल जाए और आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाए। डन है मालिक? थैंक यू। अब हम चालू करते हैं अमेंडमेंट। लेट स्टार्ट विद द अमेंडमेंट। और हाँ, कुछ सवाल होगा या मन में कुछ बात होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे हमने हमारा टेलीग्राम एंड ऑल दिया है, जहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं बेसिक टॉपिक के अंदर में क्या क्या अमेंडमेंट है। बेसिक एंड टैक्स लायबिलिटी में मेजरली क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले अगर हम ओल्ड स्कीम में देखा जाए तो ओल्ड स्कीम के जो स्लैब लिमिट्स है वो तो पूरे के पूरे सेम है। ओल्ड स्कीम के अंदर में कंपनीज का जो टैक्स रेट है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आया है। रेलेवेंसी की बात करूं अमेंडमेंट की, तो मेरे हिसाब से रेलेवेंट बनता है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉरेन कंपनी की अगर बात किया जाए तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 35% था, 35% कंटिन्यू हुआ है, इसमें सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं हुआ। डोमेस्टिक कंपनी में भी अदर कंपनी के जो रेट्स है ये भी 30% है, यहाँ पे सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं हुआ। व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक कंपनी जिनका टर्नओवर 20 to 23 के अंदर में 400 करोड़ के ऊपर नहीं है, उन पे 25% लगा करता था। अब ये ईयर को एक साल आगे बढ़ा दिया गया है, 20 to 23 की जगह 23-24। तो ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिनका 23-24 का टर्नओवर, आज 25-26 का टर्नओवर हमें नहीं देखना, 23-24 का जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है, 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, उनके लिए टैक्स रेट जो है वो 25% है। तो बेसिकली चेंज क्या आया है? पहला चेंज ये है कि जहां पे भी
223 लिखा था, यहाँ पे 23 24 कर दिया गया है। दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन द ओल्ड स्कीम। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर में। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है 115 बीएसी। 115 बीएसी में बड़े चेंज है, जिसके कारण आपके ऑलमोस्ट पुरानी बुक जो जनवरी 26 तक की थी सब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 115 बीएसी के अंदर में क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, और एक जगह नहीं मल्टीपल जगह अमेंडमेंट हुआ है। इन अमेंडमेंट्स की प्रैक्टिस आपको जेन्युइनली करनी चाहिए, जिसपे एमआरपी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं क्वेश्चन बैंक में। आप वो क्वेश्चन बैंक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली यहां हम सिर्फ उसके अमेंडमेंट और पॉसिबल हुआ तो एग्जांपल्स कवर करेंगे। अब आते हैं 115 बीएसी, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट। क्या बदला है, स्लैब रेट बदले हैं। सर स्लैब रेट क्या बदले हैं, ध्यान से सुनना। सबसेक्शन 1A ऐड करके इन्होंने स्लैब रेट बदले हैं। ओल्ड स्लैब रेट अगर आपको याद आ रहा हो तो 3 लाख, 3 लाख टू 7 लाख इस तरीके के हुआ करते थे। चेंज्ड अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स। तो पहला अमेंडमेंट हुआ है स्लैब रेट के अंदर में, 115 बीएसी का स्लैब रेट बदल गया है। अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स। 4 लाख टू 8 लाख कितना परसेंट है बेटा, 5%। शॉर्टकट कितना होगा, 20,000 रुपीज, दैट इज 8 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 4 लाख इंटू 5%। 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25% एंड अबाउट 24 लाख 30%। आसानी से याद रखने के लिए 4 का टेबल याद कर लें। Yes or no? With every increase of 4 lakh, the tax rate will increase by 5%. आसानी से याद हो सकता है। Up to 4 lakh nil, 4 lakh to 8 lakh 5, 8 lakh to 12 lakh 10, 12 lakh to 16 lakh 15, 16 लाख टू 20 लाख 20, 20 लाख टू 24 लाख 25 और 24 लाख के ऊपर 30%। ये नया स्लैब रेट आ चुका है। सरचार्ज में कोई चेंज नहीं, एचईसी में कोई चेंज नहीं। स्पेशल इनकम जो है, अब आपको दो रेट बिफोर 23,724 और आफ्टर 23,724 याद रखने की जरूरत नहीं। अब स्पेशल रेट जो आपको याद रखने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% आ चुका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A बियॉन्ड 1,25,000 12.5% है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% है। तो जो रेट चेंज हुए थे वही रेट कंटिन्यू हुए हैं। तो स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी एट स्पेशल रेट, यहां पे भी कोई अपडेट नहीं है। ये रेट जो है ये सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कॉमन है, क्योंकि 115 बीएससी के अंदर में हम सीनियर सिटीजन है नॉन सीनियर सिटीजन ऐसा कुछ नहीं देखते। मालिक याद आ रहा है आपको? हाँ जी। तो पहला चेंज हुआ था टैक्स रेट के अंदर में, दूसरा चेंज हुआ है रिबेट के अंदर में। 115 बीएससी में लास्ट टाइम तक के अगर आपको याद हो तो रिबेट जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था कितने पे बेटा, 7 लाख रुपीस के ऊपर। क्या तुम्हें याद है? यस और नो? यहां ये लिमिट को 7 लाख से इंक्रीज करके 12 लाख पे लेके चले गए हैं। यस और नो? बाकी रिबेट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम रखी गई है मालिक, यहां कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन रिबेट पहले 7 लाख तक के मिलता था। फॉर फाइनेंस एक्ट 2025 जो आपका रिबेट है इसे 7 लाख से कितने पे कर दिया गया है, 12 लाख पे कर दिया गया है। चलो मालिक फटाफट रिवाइज करेंगे। रिबेट की कंडीशन क्या थी? असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल। असेसी कौन होना चाहिए था दोस्त? इंडिविजुअल होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था? रेसिडेंट होना चाहिए था। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख। अगर 12 लाख के ऊपर आपकी टोटल इनकम नहीं जाती तो आपको रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। तो रिबेट का जो अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट चेंज हुआ है तो रिबेट का जो अमाउंट है ये भी चेंज हो चुका है। अब 60,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर मिलेगा। क्लियर है? तो द फर्स्ट चेंज वॉज एवरीवन, द फर्स्ट चेंज वॉज व्हाट? टैक्स रेट हैज बीन चेंज। सेकंड, द रिबेट लिमिट हैज बीन एनहांस। रिबेट की लिमिट को क्या कर दिया गया है? एनहांस कर दिया गया है। अब आते हैं तीसरा और बहुत रेलेवेंट चेंज, बहुत भयानक चेंज, जिसको हर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा और बहुत केयरफुली इसको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं। लास्ट ईयर तक के, दैट इज फाइनेंस एक्ट 24 तक के क्या होता था कि आपको जो रिबेट है ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो सिर्फ एक इनकम से नहीं मिलता था, दैट वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। क्या तुम्हें याद है? तो लास्ट ईयर तक के रिबेट सिर्फ एक इनकम से अवेलेबल नहीं था। कौन सी वो इनकम थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A बराबर। अब बदला क्या है? समझो ये तो इतना बड़ा बदला है ना कि समझ ही नहीं आता कि बदला है या बदला है। निर्मला ताई लगता है लिटरली अपने से बदला ले रही है। अब क्या हो चुका है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सबसे पहले मैं इसे डिवाइड करना चाहूंगा दो पार्ट में, अंडर द ओल्ड स्कीम या 115 बीएसी के लिए। अगर मैं बात करूं ओल्ड स्कीम, राइट, तो इसके लिए उन्होंने सिर्फ ये बोला है रिबेट किसमें से अवेलेबल नहीं है? नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। मतलब
ओल्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं तो रिबेट बाकी हर इनकम से मिल जाएगा, लॉटरी इनकम से मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिल जाएगा। सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिबेट नहीं मिलता था, वो होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? अब 115 बीएसी में इन्होंने क्या किया है, 115 बीएसी में भी लास्ट ईयर तक के सिर्फ रिबेट एक से नहीं मिलता था, वो था 112A। फाइनेंस एक्ट 25 ने कहा किसी भी स्पेशल इनकम से रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब अब अगर आप 115 बीएसी को ऑप्ट कर देते हैं, लॉटरी से रिबेट नहीं मिलता, किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता, किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता, स्पेशल इनकम से रिबेट ही नहीं मिलता। अ वेरी बिग चेंज। तो भैया ओल्ड स्कीम में सिर्फ 112 में से रिबेट नहीं मिलता, 115 बीएसी एंड अदर सेक्शन किसी भी स्पेशल इनकम से रिबेट नहीं मिलता, किसी भी स्पेशल इनकम से रिबेट नहीं मिलता। अमेंडमेंट देखिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स ऑन इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट अंडर एनी प्रोविजंस। तो अगर आप 111 दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिबेट लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिबेट लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। 112 से तो वैसे ही नहीं मिलता। लॉटरी एंड कैजुअल विनिंग से भी रिबेट मिलने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, रिबेट की अगर मैं बात करूं अंडर सेक्शन 87A, राइट, जब भी बात होगी ओल्ड स्कीम की तो सिर्फ 112A में से रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं न्यू स्कीम की बात करूं 115 बीएसी, तो यहां पे स्पेशल इनकम, किसी भी स्पेशल इनकम से क्या नहीं मिलता दोस्त, रिबेट नहीं मिलता। किसी भी स्पेशल इनकम से क्या नहीं मिलता, रिबेट नहीं मिलता। क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? डन। एक और अमेंडमेंट पे आते हैं, हाँ रेलेवेंट भी है, सुनिएगा। एक और अमेंडमेंट पे आते हैं जो रेलेवेंट भी है। अगर आपको याद हो तो 115 बीएसी में हम रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ भी देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर जाती थी तो आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलता था और रिबेट भी मिलता था। क्या आपको याद आ रहा है? अब यहां पे भी एक चेंज हुआ है। रिबेट की लिमिट 7 लाख से कितने लाख पे पहुंचा दी है? 12 लाख पे पहुंचा दी है। मार्जिनल रिलीफ की लिमिट भी क्या कर दी है? 7 लाख से 12 लाख पे पहुंचा दी गई है, जिसके कारण मार्जिनल रिलीफ का भी अगर आपकी इनकम स्लाइटली 12 लाख के ऊपर है, द टैक्स पेबल कैन नॉट एक्सीड द एडिशनल इनकम अर्न। अब यहां पे भी वो लिमिट क्या चेंज हुई है? 7 लाख से 12 लाख पे चेंज हो चुकी है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी लाए हैं। सबसे पहले समझते हैं एक रिबेट वाला एग्जांपल। 11,92,000 मान के चलिए आपकी इनकम है। क्या आपकी इनकम 12 लाख रुपीज से ऊपर जा रही है? द आंसर इज नो। तो आपकी टोटल इनकम के साथ साथ अब कैसे निकलेगा? पहले 4 लाख तक के नील, 4 लाख टू 8 लाख पे 5% मतलब 20,000, 8 लाख से लेके 11,92,000 पे 10% ये आता है 39,200। दोनों को टोटल करेंगे 59,200। रिबेट कितना है? 60,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ टैक्स कितना आ रहा है बेटा? 59,200 आ रहा है। टैक्स पेबल क्या हो गया? नील। गेम ओवर। तो ये एग्जांपल था किसके ऊपर? सिर्फ रिबेट के ऊपर। अब आते हैं रिबेट विथ मार्जिनल रिलीफ के ऊपर। मान के चलिए आपकी इनकम अगर 12 लाख तक की है, सपोज करना आपकी इनकम कितने तक की है बेटा? 12 लाख तक की है, तो आपका टैक्स तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम है तो 60,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर, तो आपको 12 लाख तक का टैक्स कितना आने वाला है? वैसे ही जीरो आने वाला है। अज्यूम कर लीजिए आपकी इनकम 12,20,000 पहुंच जाती थी, तो आपको टैक्स क्या लगता था? ज्यादा लग जाता था। कैसे? मैं समझाता हूं। अप टू 4 लाख नील, 4 लाख टू 8 लाख 5% मतलब कितना होता था? 20,000। 8 लाख टू 12 लाख 10% मतलब कितना होता था? 40,000। और बैलेंस 20,000 पे 50% मतलब होता था 3,000। टोटल कितना पहुंच गया? 63,000। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इनकम आपकी स्लाइटली एक्सीड करी। आपकी इनकम कितने से एक्सीड कर रही? मात्र 20,000 रुपए से एक्सीड कर गई, लेकिन आपका टैक्स कितना आ गया? 63,000 आ गया। आप मुझे बताइए, कोई समझदारी है? आपकी इनकम से 20,000 रुपए से बड़ी थी मालिक, लेकिन आपका टैक्स 63,000 रुपीज आ गया। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक की होती तो आपका टैक्स क्या होता मालिक? जीरो होता। अब आपकी इनकम कितनी पहुंच गई? आपकी इनकम 12,20,000 पहुंच गई, तो आपका टैक्स कितने पे पहुंच गया? जीरो से 63,000 पे पहुंच गया। अब यहां पे कोई भी टैक्स पेयर क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी, यहां पे कोई भी टैक्स पेयर क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी, यहां पे टैक्स पेयर बोलेगा यार ये 20,000 रुपीज कमाना तो यार मेरे लिए भारी पड़ गया,
ये 20,000 नहीं कमाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। ये 20,000 रुपीज कमाना तो मेरे लिए भारी पड़ गया। कमाया 20,000, उस पर टैक्स कितना जा रहा है 63,000। इसी के लिए मार्जिनल रिलीफ दिया जाता था। आपकी इनकम स्लाइटली इस लिमिट के ऊपर जा रही थी, पर आपका टैक्स जो चल जाता था वो एडिशनल इनकम अर्न के ऊपर चल जाता था। तो लॉ मेकर बोलता है कि आपका जो टैक्स है वो कितने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, टैक्स 20,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या हो गया बेटा, मार्जिनल रिलीफ निकलता था। फॉर्मूला क्या था मार्जिनल रिलीफ का, याद करो, टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज प्लस टोटल इनकम माइनस 12 लाख। तो 12 लाख तक का टैक्स कितना था निल, कंसीडरिंग रिबेट। ओल्ड स्कीम में आपको रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता था। ओल्ड स्कीम में सिर्फ सरचार्ज के ऊपर आपको रिबेट मिलता था। न्यू स्कीम में आपको रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ दोनों मिलता है। क्या मिलता है बोलो जल्दी से, रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो 12 लाख तक के तो आपको रिबेट मिल जाएगा, मतलब आपका टैक्स क्या हो गया, 0। 12 लाख के ऊपर, 12 लाख के ऊपर आपने कितना एडिशनल इनकम अर्न किया है, 20,000। तो आपका निल प्लस 20,000, आपका टोटल टैक्स हुआ 20,000। आपका टैक्स 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्लस 4% सेस, फाइनल टैक्स पेपर 20,800 आना चाहिए। तो यहां आपको रिबेट भी मिला प्लस मार्जिनल रिलीफ भी मिला। तो अर्लियर ओल्ड स्कीम में मार्जिनल रिलीफ सिर्फ सरचार्ज के साथ मिलता था, न्यू स्कीम में मार्जिनल रिलीफ प्लस रिबेट दोनों मिलता है। तो टैक्स कैन नॉट एक्सीड 20,800। एक और एग्जांपल लिया हमने इसी बात को समझने के लिए। अज्यूम कर लीजिए आपका इनकम 12,30,000 हो जाता है, ठीक है। अब 12,30,000 पे टैक्स कैसे निकालेंगे, वापस से वही बात, पहले 4 लाख तक के निल, 4 लाख टू 8 लाख 5%, मतलब 20,000, 8 लाख टू 12 लाख 10%, दैट इज 40,000, बचे हुए 30,000 पे 15%, दैट इज 4,500। आपका टोटल टैक्स कितना आ गया, 64,500। अब आप मुझे सोच के बताइए दोस्त, आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, 30,000। इस चक्कर में आपको जीरो टैक्स के बदले कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 64,500। यस, यहां मार्जिनल रिलीफ लगेगा। फॉर्मूला क्या है मार्जिनल रिलीफ का, बोल मेरे दोस्त, टैक्स ऑन 12 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 12 लाख। अब क्योंकि देखो 12 लाख तक रिबेट भी मिल रहा है, टैक्स अप टू 12 लाख कितना हो गया, निल, प्लस एक्स्ट्रा कितना कमाया पूरा दे दे 30,000, प्लस सीधा 4% HEC लगा दे। तो आपका फाइनल टैक्स कैन नॉट एक्सीड 31,200। क्लियर है मालिक। हमने MRP में मोर देन 15 क्वेश्चन रखे हैं इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए, आप उसको एक बार जरूर सॉल्व कीजिए, है ना। और अगर आपने हमसे रेगुलर और फास्ट ट्रैक क्लास लगाई है तो आपने ऑलरेडी भरपूर प्रॉब्लम इस पर सॉल्व किए हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आते हैं बेटा नेक्स्ट, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट। यस, अब बताओ स्पेशल इनकम कौन सी थी हमारी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना परसेंट है बेटा, 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 शेयर्स सिक्योरिटीज वाला बियॉन्ड 1,25,000, 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना आ चुका है, 20%। आपको लास्ट ईयर तक के 2 रेट याद रखने पड़ते थे, याद आ रहा है क्या, बिफोर 23/7 और आफ्टर 23/7। अब कुछ याद ही नहीं रखना क्योंकि सब कुछ आफ्टर 23/7 ही आएगा। कैजुअल इनकम विल बी एट द रेट ऑफ 30% एंड MMR का टैक्स रेट क्या हो जाएगा बेटा, 39%। क्या सरचार्ज में कुछ चेंज हुआ है, ना जी ना, सरकार में सरचार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है, सरचार्ज एज इट इज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड ऑफ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, राउंड ऑफ भी एज इट इज है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। टैक्स रेट फॉर AOP BOI, इधर समझिए यहाँ पे चेंज है। AOP BOI में एक्चुअली चेंज नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है। AOP BOI या तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से भी ऑप्ट कर सकती है और वो 115 BAC को भी ले सकती है। अब क्योंकि 115 BAC चेंज हुआ है, हर उस असेसी के लिए जो नए रेट है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है, 115 BAC में स्लैब रेट बदला है, इसलिए AOP का जब कैलकुलेशन होगा तो AOP का स्लैब रेट भी क्या हो चुका है, बदल चुका है। मेरे को ऐसा लगता है AOP के लिए सरचार्ज के पॉइंट को याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा AOP है जिसकी मेंबर सिर्फ कंपनी है, ऐसी कोई AOP है जिसके सारे मेंबर कौन है, कंपनी है, तो इसका मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जा सकता। अदर AOP BOI को सरचार्ज रेट वही लगेंगे जो किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल। क्लियर है मालिक। अब ये जितने अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ा है इसमें से कौन कौन से अमेंडमेंट रेलेवेंट अमेंडमेंट है। एक, ये डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 23-24 का दिया है तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट बदल सकता है, तो ये आपके लिए रेलेवेंट बनता है। दूसरा, 115 BAC के ये तीनों चीजें बड़े काम की है। पहला, स्लैब रेट बदला है, ये रेलेवेंट है। दूसरा, रिबेट की लिमिट 12 लाख तक के आ चुकी है, ये भी रिलेवेंट है। और स्पेशल इनकम से अब रिबेट नहीं मिलता, ये भी रिलेवेंट है। और रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ, ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है क्योंकि रिबेट में चेंज हुआ तो मार्जिनल रिलीफ की लिमिट में क्या होने वाला था, चेंज होने वाला था। दैट इट, यस और नो। बाकी ये भी सब कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है तो ये सब इतना रिलेवेंट नहीं बनता।
यहां आपका चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ओवर होते हैं। जिन्होंने May 26 एंड ऑनवर्ड की क्लास लगाई है या जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच लिए हुए हैं, उनने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप इस पार्ट को थोड़ा जल्दी भी स्किप करेंगे तो भी चलेगा। एट द सेम टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं आगे भी, राइट, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप अगर इसको बस स्पीड में भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं वो इसको बस ध्यान से देख लो, आपका काम हो जाएगा। चलिए 2 मिनट इसको रेफर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। यस सर, चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया सैलरी में, और सैलरी के जो अमेंडमेंट है ना इंटर लेवल पे बहुत रिलेवेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ऐसी जगह अमेंडमेंट आया और तीनों जगह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो आपका अटेम्प्ट आ रहा है इसके अंदर में आपको सैलरी के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों जगह के जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही रेलेवेंट अमेंडमेंट है। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ICAI ने क्या किया है, सीए वाले बच्चों के लिए एंड विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर CMA एज वेल, इनके लिए क्या किया है, एक स्टैट्यूटरी अपडेट निकाला है जो वेबसाइट के ऊपर मॉड्यूल के नीचे अवेलेबल है। ये वहीं से हम लोग लेकर के आए हैं। इनफैक्ट जिन जिन बच्चों ने हमारा कंसाइज लिया हुआ है, आपने देखा होगा कि वहां पे हमने लिखा था कि यहाँ पे अमेंडमेंट आएगा और यहाँ पे अमेंडमेंट की नई डिटेल आ चुकी है। ये नोटिफिकेशंस के थ्रू आए हुए अमेंडमेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अमेंडमेंट आया है कहां, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के जो डेफिनेशन है इसमें अमेंडमेंट आया था। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहां कहां रिलेवेंट है पहले ये समझिए। सबसे पहले जब भी आप परक्विजिट कंप्यूट करते हैं कार के लिए, परक्विजिट कंप्यूट करते हैं पर्सनल सर्वेंट के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, इन सभी जगह पे इस चेंज का इंपैक्ट आ रहा है। इन सभी जगहों पे हम परक्विजिट कंप्यूट करते वक्त एम्प्लॉय का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या थी और क्या बदल गया है। क्या थी डेफिनेशन? डेफिनेशन हुआ करती थी कि भैया ये कौन होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन होती थी ये कौन होना चाहिए था, एम्प्लॉय होना चाहिए जिसका कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज 20% ऑफ वोटिंग राइट। और तीसरा एम्प्लॉय जिसकी एनुअल सैलरी कितने तक के है बेटा, 50,000, जिसकी एनुअल सैलरी कितने तक के है, 50,000 तक के है। अब ये लिमिट जो है ये बहुत ही आउटडेटेड लिमिट हो चुकी थी, क्योंकि 50,000 एनुअल सैलरी 50,000 मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 पर मंथ भी रही उसका एनुअल 60 हो जाता था। तो अननेसेसरी क्या होता था, बहुत सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाते थे और जहां ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था वो भी टैक्सेबल हो जाता था। इस लिमिट को सरकार बहुत साल से चेंज करना चाह रही थी, नहीं कर पा रही थी। फाइनली सरकार ने नोटिफिकेशन लाया, नोटिफिकेशन नंबर 133/2025। नोटिफिकेशन नंबर क्या है, 133/2025। क्या सेक्शन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर आपको याद रखना है? द आंसर इज नो। हाँ, चेंज क्या हुआ है, 50,000 हैज बिकेम 4 लाख रुपीज। तो अब किसी भी एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तब माना जाएगा अमेंडमेंट के अनुसार अगर वो डायरेक्टर हुआ, तो अगर वो ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके पास कंपनी के 20% से ज्यादा के वोटिंग राइट है तो, और तीसरा जिनकी एनुअल सैलरी साल भर में 4 लाख के ऊपर है तो ही उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। सो अमेंडमेंट क्या है, कुल मिला के सब बचा शॉर्ट कर देता हूं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पहले किसी की एनुअल सैलरी 50,000 पर एनम होती थी तो हम मानते थे, अब किसी की सैलरी 4 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर है तो हम उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। यस और नो? तो पहला चेंज हुआ है ये। अब आते हैं दूसरे चेंज की ओर, मेडिकल फैसिलिटी। ये तो देख दोस्त ऐसा अमेंडमेंट है ना, या ये ऐसा परक्विजिट है जो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर में आता ही आता है। चलिए सुनिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर मेडिकल फैसिलिटी देता है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दी है या आउटसाइड इंडिया दी है। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, ये मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दी है या आउटसाइड इंडिया दी है। अगर इन इंडिया दिया है तो लॉजिकली सिर्फ रीइंबर्समेंट टैक्सेबल होता है, बाकी सब एग्जम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया एग्जम्प्ट, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में दिया एग्जम्प्ट, एम्प्लॉयर का कोई हॉस्पिटल है उसमें प्रोवाइड किया एग्जम्प्ट, राइट, कोई आपने उसको हेल्थ इंश्योरेंस निकाल करके दे दिया एग्जम्प्ट। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रीइंबर्समेंट है ये टैक्सेबल होता था, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रीइंबर्समेंट है ये टैक्सेबल होता था। कहां, अगर फैसिलिटी कहां प्रोवाइड किया है, इंडिया के अंदर में। यही फैसिलिटी अगर उन्होंने आउटसाइड इंडिया दिया था तो हमें 3 खर्चों के बारे में सोचना पड़ता था। पहला ट्रैवल, दूसरा स्टे और तीसरा मेडिकल। कुछ याद आ रहा है मालिक तुम लोगों को? तो हमें 3 चीजों के बारे में सोचना पड़ता था अगर हम आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं तो। मैं पहले याद दिला दूं, आउटसाइड इंडिया का जो फैसिलिटी था ये असेसी के लिए तो था ही, असेसी के लिए तो था ही, प्लस एक अटेंडेंट के लिए भी था। तो एग्जम्पशन जो मिलता था ये किसके लिए है, असेसी प्लस उसके साथ एक जो अटेंडेंट है उसके लिए है। आते हैं पॉइंट के ऊपर। आउटसाइड इंडिया अगर असेसी को प्लस एक अटेंडेंट को भेजा है, किसने, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। मेडिकल और स्टे पे उतना अलाउड है जितना आरबीआई ने बोला, तो आरबीआई ने अगर कोई लिमिट दी है तो उतना एग्जाम्प्ट है। इसको आसान भाषा में समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने एक्सपेंसेस किया है ऑन मेडिकल एंड स्टे
कितना एक्सपेंडिचर किया, 3 लाख रुपीज फॉर एसएससी प्लस अटेंडेंट। आरबीआई ने बोला कि इसके लिए खर्चा होना चाहिए था 2 लाख, तो 1 लाख क्या बन जाता था आपका, टैक्सेबल पर्क बन जाता था। ये पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, यहां कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। जो बदला है वो यहां है। इन दोनों का जो ट्रैवल कॉस्ट था वो हम तभी टैक्सेबल करते थे, इन दोनों का जो ट्रैवल कॉस्ट था ये हम तभी टैक्सेबल करते थे जब 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 ग्रॉस टोटल इनकम किसी की भी 2 लाख तक के हो। अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक के है तो ही हम बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक के है तो हम इसका परक्विजिट नहीं लेते थे, मतलब ट्रैवल कॉस्ट को परक्विजिट नहीं मानते थे। और ट्रैवल कॉस्ट को परक्विजिट हम तभी मानते थे जब किसी की ग्रॉस टोटल इनकम कितने से ऊपर हो, 2 लाख के ऊपर हो। अब आप सोच के देखिए, खुद बेसिक एग्जामिशन लिमिट ही 2,50,000 पहुंच गया और 115 बीएससी में तो 4 लाख पहुंच गया। तो ये जो 2 लाख की लिमिट थी आउटडेटेड लिमिट थी, इस लिमिट को उन्होंने बदल दिया। अब ये 2 लाख को क्या कर दिया, 8 लाख रुपीज कर दिया। मतलब एसएससी प्लस डिपेंडेंट का ट्रैवल कॉस्ट हम तभी परक्विजिट मानेंगे जब ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख के ऊपर हो। अंडरस्टैंड कीजिए, मान लीजिए ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया कितना, लेट्स से 40,000 रुपीज, और एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम जो है, एक सिचुएशन 6 लाख, एक सिचुएशन 16 लाख। अगर 6 लाख है तो ये टैक्सेबल नहीं है, अगर 16 लाख है तो ये 40,000 क्या हो जाएंगे दोस्त, टैक्सेबल हो जाएंगे। काम खत्म। तो अमेंडमेंट कहां आया है, मेडिकल फैसिलिटी में भी आउटसाइड इंडिया के क्राइटेरिया में क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। आउटसाइड इंडिया के क्राइटेरिया में अमेंडमेंट आया तो वापस से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है। इन इंडिया दिया सिर्फ रिइंबर्समेंट टैक्सेबल, बाकी सब एग्जाम। आउटसाइड इंडिया 3 खर्चे सोचना है, ट्रैवल, स्टे, मेडिकल। कितने खर्चे सोचना है मालिक, 3, ट्रैवल, स्टे, मेडिकल। मेडिकल और स्टे उतना एग्जाम जितना आरबीआई ने बोला। ट्रैवल का कॉस्ट तभी हम परक्विजिट मानेंगे जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितने से ऊपर है, 8 लाख। अर्लियर लिमिट कितनी थी, 2 लाख, अब लिमिट कितनी है, 8 लाख। अमेंडमेंट आया है, कहां से आया है, अगेन नोटिफिकेशन नंबर 133/2025 से आया है। क्लियर है मालिक, दैट्स इट। तो ये थे हमारे सैलरी से रिलेटेड अमेंडमेंट, एक बार क्विकली पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं, जो आता है हाउस प्रॉपर्टी से। देखिए हाउस प्रॉपर्टी में आपको याद होगा, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इसका जीएवी क्या पकड़ा जाता है, निल। एनएवी क्या पकड़ा जाता है, निल, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या पकड़ा जाता है, निल। और सीधा आईओबीसी का डिडक्शन मिलता है, दैट टू ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है 2 लाख या 30,000 का। 115 बीएससी अगर आपने ऑप्ट किया है तो आईओबीसी का डिडक्शन मिलता ही नहीं। क्या तुम्हें याद आ रहा है, अरे यस और नो। तो अगर प्रॉपर्टी कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका जीएवी क्या पकड़ते थे, निल, इसका एनएवी क्या पकड़ते थे, निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन पकड़ते थे निल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन तभी मिलता था जब आप ओल्ड स्कीम में हो, न्यू स्कीम में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी डिडक्शन मिलता था नहीं, बराबर है। अब अगर आपको आपका जीएवी निल लेना था तो इसकी कुछ कंडीशन होती थी, इस कंडीशन में बदलाव आया है, तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, ये कंडीशन में बदलाव आया है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये इतना रिलेवेंट है, पर अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है, आपको तो सुनना ही पड़ेगा। और निर्मला ताई अमेंडमेंट लाई, ये सुनो। अब सुनिए, देखिए इसकी कंडीशन क्या होती थी, अगर आपको आपका 2 एसओपी का जीएवी निल लेना था तो इसकी कंडीशन क्या होती थी कि पहली बात वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, इसके द्वारा या तो एसएससी के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन कि वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। दूसरा, आपने इसके लिए कोई रेंट पे नहीं किया होना चाहिए, दैट इज रेंट रिसीव नहीं किया होना चाहिए। और तीसरा, या ये प्रॉपर्टी नॉट ऑक्यूपाइड होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर एसएससी एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी दूसरी जगह जा रहा है और यहां का घर खाली पड़ा है तो इस घर का एसओपी क्या किया जा सकता था, क्लेम किया जा सकता था। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, दैट इज कैसे प्रूव करेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, ये बहुत प्रैक्टिकल इशू था। उन्होंने ये कंडीशन को गायब कर दिया। मतलब आपका घर अगर किसी भी वजह से, चाहे आपने उसे ऑक्यूपाई किया है, आपके रिलेटिव ने उसे ऑक्यूपाई किया है, या किसी भी और रीजन की वजह से खाली है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का रीजन यहां पे लिखा हुआ था, ये एम्प्लॉयमेंट का रीजन यहां से हटा दिया गया है, ये वर्ड हटा दिया गया है, जिसके कारण आपकी प्रॉपर्टी अगर खाली है, किसी भी रीजन की वजह से खाली है, दैट इज आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं या आपका रिलेटिव सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है और उस पर कोई रेंट नहीं आ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो आप जीएवी 2 घरों का क्या पकड़ सकते हैं, निल। तो कैलकुलेशन वाइज कहीं कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ कंडीशन में चेंज आया। पहले सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में अगर खाली था
तो आपका जीएवी नील पकड़ते थे, अब किसी भी रीजन की वजह से खाली है तो आपका जीएवी नील पकड़ा जा रहा है। खत्म अमेंडमेंट। सो assessee can treat two house as SOP and annual value of two house can be taken as nil if the owner occupies it for own residence or cannot actually occupy due to any reason। अब यहां पे पहले रीजन क्या था, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट लिखा होता था, अब यहां पे वर्ड क्या लिख दिया है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। बस यही अमेंडमेंट है। मुझे नहीं लगता इतना रेलेवेंट अमेंडमेंट है, आगे बढ़ा जा सकता है। चेक कर लीजिए एक बार। तो जो अमेंडमेंट आया है बेसिकली वो कहाँ आया है बच्चा, अमेंडमेंट आया है यहां, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मालिक पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यस सर, चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अमेंडमेंट पे। नेक्स्ट चैप्टर का अमेंडमेंट है आपका कैपिटल गेन्स के। कैपिटल गेन्स से रिलेटेड अमेंडमेंट है, कुछ जगह रेलेवेंट है, कुछ जगह नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो चलो सबसे पहले आता है बेसिक से इंटरलिंक्ड अमेंडमेंट। यहां है कौन कौन सा कि 87A से अब कैपिटल गेन की इनकम से 87A का रिबेट नहीं मिलता अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया है। प्लीज इस वर्ड को ध्यान से सुनिए। अगर आप ओल्ड स्कीम में हैं, आपको जो रिबेट है ये नॉट अवेलेबल है फ्रॉम 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर देते हैं तो जो आपका रिबेट है ये नॉट अवेलेबल है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 112A और 111A। किसी में से भी आपको क्या नहीं मिलता, रिबेट नहीं मिलता। तो ये चेंज बेसिक में हुआ था, जिसका कॉन्सिक्वेंशियल चेंज आपको कैपिटल गेन के कैलकुलेशंस के अंदर में सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। तो चेंज कब रिलेवेंट है, जब आप 115 BAC के हिसाब से स्पेशल इनकम को सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में चेंज आया है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में यूलिप इंक्लूड होता था, यस और नो। यूलिप दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कैपिटल एसेट माना करते थे अगर सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 2,50,000 के ऊपर चले जाए या मल्टीपल पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर चले जाए। याद आ रहा है मालिक आपको? चलो याद। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहां लिखी हुई थी, 2 सबसेक्शन 14 के अंदर में लिखी हुई थी, राइट। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब कैपिटल एसेट माना जाता था। इंडियन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैपिटल एसेट माना जाता था। FII ने सिक्योरिटी होल्ड की तो कैपिटल एसेट माना जाता था। यूलिप अगर आपने लेके रखा है और यूलिप का प्रीमियम 2.5 से ऊपर जा रहा है सिंगल या एग्रीगेट पॉलिसी का, तो आप उसे कैपिटल एसेट मान के यूलिप से फाइनल पैसा जो मिलता था इसको कैपिटल गेन में टैक्स किया करते थे। क्या तुम्हें याद है? यस और नो। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, और मुझे बहुत पहले से पता था कि हाँ यार यहां पे अमेंडमेंट हो सकता है, बहुत लॉजिकल अमेंडमेंट किया है। मैं आपको बताता हूं, आपका जो पैसा फाइनल अमाउंट यूलिप से आने वाला है ये एग्जम्प्ट होता है अगर यूलिप का प्रीमियम किसी भी साल में 2.5 से ऊपर नहीं जा रहा, एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 से ऊपर नहीं जा रहा, या फिर किसी भी साल में पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा। तो 3 कंडीशन थी अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए था 1010D का। तो 1010D में जो फाइनल सम मिलता है यूलिप से वो एग्जम्प्ट है। फाइनल सम जो मिलता है यूलिप से, जो फाइनल सम मिलता है वो 1010D में एग्जम्प्ट है। कब एग्जम्प्ट है? आपका प्रीमियम 2.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर मेरा किसी भी साल का प्रीमियम लेट से 2.5 को क्या कर देता है, एक्सीड कर देता है, तो जो भी फाइनल सम मिलने वाला था यूलिप का ये क्या हो जाता था, टैक्सेबल हो जाता था। और अगर टैक्सेबल हो जाता था तो हम इसे कैपिटल एसेट मानते थे विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 214, और इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट किया जाता था विद इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B। तो 45 1B के हिसाब से इस पर टैक्स निकाला जाता था। चलो वापस से सुनना, अगर किसी भी साल यूलिप का प्रीमियम, सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 के ऊपर चले जाए, एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 के ऊपर चले जाए मल्टीपल पॉलिसी का, या फिर आपका प्रीमियम जो है ये एक्सीड कर दे 10% ऑफ सम अश्योर्ड से, तो ये जो फाइनल सम होता था वो टैक्सेबल होता। मतलब अगर पॉलिसी का 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर का भी प्रीमियम है, लेट्स अज्यूम सम अश्योर्ड है 10 लाख, आपने जो प्रीमियम पे किया ये पे किया 2 लाख, तो क्या प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर है? यस।
तो जो भी फाइनल सम मिलेगा ये क्या हो जाता था, टैक्सेबल हो जाता था। अगर इसको टैक्स करना है, क्योंकि 1010D का एग्जम्पशन तो नहीं मिलता था, अगर इसको टैक्स करना है तो पहले इसे कैपिटल एसेट बनाना था और फिर टैक्स जो होता था, कैपिटल गेन जो कंप्यूट होता था वो 45(1)(b) के हिसाब से कंप्यूट होता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, 2.5 तो लिखा था, एग्रीगेट 2.5 भी लिखा था, लेकिन ये 10% वर्ड नहीं लिखा था, जबकि 1010D में 10% लिखा था। तो कन्वर्जेंस आने के लिए कि 1010D में भी वही लिखा हो और 214 में भी वही लिखा हो, जहां प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर गया, इसे भी क्या माना गया, कैपिटल एसेट माना गया। ताकि अगर कभी आपका पॉलिसी मैच्योर हो लेकिन किसी भी साल में प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर हो, जहां पॉलिसी कब इशू की गई है, 1/4/2025 के बाद, अगर पॉलिसी 1/4/2025 के बाद इशू की गई है, प्रीमियम किसी भी साल में 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर जा रहा है, तो जो फाइनल सम रिसीव होगा हम पहले इसे कैपिटल एसेट मानेंगे, और क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, इसका जो कैपिटल गेन है वो 45(1)(b) के हिसाब से कंप्यूट होगा। तो बेसिकली 1010D में ये 2 वर्ड लिखे थे, ये भी वर्ड लिखा था, लेकिन 214 में ये वर्ड नहीं था, 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर वो 214 में ऐड कर दिया गया। ये है अमेंडमेंट, चेक करिए। कमिंग अप टू द नेक्स्ट, 50AA के अंदर में चेंज आया है। 50AA मुझे लगता है आपके अटेम्प्ट के लिए 50AA बहुत रिलेवेंट है। ये मैंने मेरे रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक में भी चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भैया आप 50AA को कंफर्म करके जाइए, ये आएगा ही आएगा। यस, अच्छा 50AA कब एप्लीकेबल होता था, पहली बात तो ये समझ लीजिए, डेप्रिसिएबल एसेट सेल करो या वो एसेट सेल करो जो 50AA में लिखा है, आने वाला रिजल्टेंट गेन को आप हमेशा शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। वापस से एक बार, डेप्रिसिएबल एसेट सेल कीजिए या फिर 50AA में लिखे हुए एसेट को सेल कीजिए, आने वाले गेन को आप हमेशा क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। अब यहां पे क्या क्या बेच रहा है, 50AA में कौन कौन से एसेट लिखे हैं। पहला एसेट लिखा है अ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। किसी भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के आप क्या सेल करें, यूनिट सेल करें। ये ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए जिसको एक्वायर एंड ट्रांसफर बोथ आपने 1/4/2023 के बाद किया है। मतलब ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जिसको एक्वायर भी आपने 23 के बाद किया और सेल भी 23 के बाद किया, उसके यूनिट्स बेच दो, आने वाला गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा। आप मार्केट लिंक डिबेंचर ट्रांसफर करो आफ्टर 1/4/23, जिसको आपने एक्वायर कभी भी किया हो, बेचा 1/4/2023 के बाद है अगर मार्केट लिंक डिबेंचर, तो इस पे आने वाला गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अनलिस्टेड बॉन्ड को आप ट्रांसफर करें आफ्टर 23/7/24, या फिर अनलिस्टेड डिबेंचर को आप ट्रांसफर करें आफ्टर 23/7/24। डेट्स का गेम है बाबू, याद रखना पड़ेगा लाला। तो ध्यान से सुन, 4 चीजें बेचोगे, आने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। कौन सी 4 चीजें, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर एंड ट्रांसफर दोनों 1/4/23 के बाद होना चाहिए। मार्केट लिंक डिबेंचर ट्रांसफर आफ्टर 23 होना चाहिए। अनलिस्टेड बॉन्ड अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर ही आफ्टर 23/7/24 होना चाहिए। ये चारों एसेट में से कोई भी एसेट ट्रांसफर किया आपने, तो इसके ऊपर जो रिजल्टिंग गेन है ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही माना जाएगा। क्लियर है? तो दिमाग में शॉर्ट टर्म तरीके से फिट करो, डेप्रिसिएबल एसेट या आपका 50AA में लिखे हुए एसेट को आप जब भी सेल करेंगे, नेचर ऑफ गेन मालिक हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म। क्लियर? ओके। अब बदला क्या है, बदला ये है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की जो डेफिनेशन है इसे अपडेट कर दिया गया है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की जो डेफिनेशन है इसे अपडेट कर दिया गया है। तो ये ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जो इन्वेस्ट करता है मोर देन 65, पहली बात यहां पे मोर देन 65 बोला है, जो इन्वेस्ट करता है मोर देन 65% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड इन डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसको आसानी से समझते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड, अगर इसके पास 100 रुपए है, ये 66 रुपीज, दैट इज मोर देन 65%, तो एनीथिंग 65.5, 65.8, मैं 66 पकड़ रहा हूं। तो अगर आपके पास 100 रुपीज है, ये 66 रुपीज काय में इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्ट करता है या तो डेप्ट में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसे हम कहेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। और इस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के जब भी यूनिट सेल होंगे, इस पे आने वाला गेन
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा, ऐसा कहता है सेक्शन 50AA। पॉइंट समझ में आया क्या सभी को? एवरीबॉडी। सो अगर कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है जो 65% से ज्यादा कहां इन्वेस्ट करता है, डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इसके यूनिट्स अगर आप बेच रहे हैं तो ये 50AA में आता है और नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब मान के चलिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, तो क्या इस म्यूचुअल फंड को स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड माना जा सकता है? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में इसका जो कैपिटल गेन है ये 111A 112A के अंदर में कवर हो सकता है, ये 112 के अंदर भी कवर हो सकता है, फिर उसके ऊपर 50AA नहीं लगता। मतलब उसको प्योरली शॉर्ट टर्म नहीं माना जाता, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो मोर देन 65% डेब्ट या मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, हम उसी को स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहते हैं। पॉइंट नंबर ए। या फिर और बोला है एक ऐसा फंड विच इन्वेस्ट 65% और मोर ऑफ इट्स प्रोसीड्स इन डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एक फंड जिसके पास 100 रुपए थे, उसने 65 रुपीज लेट्स से 66% ऐसे फंड में लगाए, ये फंड अल्टीमेटली डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। सीधे शब्दों में कहना चाहूं, कोई भी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करे या इनडायरेक्टली इन चीजों में इन्वेस्ट करे, इसको हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। इन्वेस्ट कितना करना है? मोर देन 65%। काय में? डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, हम उसे कहते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। पॉइंट समझ में आया सभी को? यस। अच्छा, अब आता है एक और बात, ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करेंगे विथ रेफरेंस टू एनुअल एवरेज ऑफ द डेली क्लोजिंग फिगर। जो भी डेली क्लोजिंग फिगर है इसका एनुअल एवरेज लिया जाएगा और उस हिसाब से परसेंटेज कंप्यूट किया जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ये रेलेवेंट है, आपके लिए रेलेवेंट क्या है? ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड को याद रखना जिसने 65% से ज्यादा डेब्ट या मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, वही स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। इस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के जब यूनिट सेल होंगे, आने वाले गेन को सिर्फ शॉर्ट टर्म माना जाएगा। क्लैरिटी? ओके। यहां एक और अमेंडमेंट आया है, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। सॉरी, यहां एक और अमेंडमेंट आया है। आपने कहा डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेसिकली क्या? उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा एनी सिक्योरिटी जिसको क्लासिफाई या रेगुलेट किया जा रहा है एज डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये जो डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसी को बस एक्सप्लेनेशन बोल करके ऐड किया है कि जिसको सेबी की तरफ से या तो क्लासिफाई किया गया है या तो उसे रेगुलेट उस तरीके से किया जाता है कि ये डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, हम उसे डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। बेसिकली पॉइंट समझ में आया? चलिए आपके लिए अमेंडमेंट को एक और बार शॉर्ट कर देता हूं, फोर्थ टाइम। 50AA में अमेंडमेंट आया। पहले 50AA क्या बोलता है? इन चारों में से कुछ भी बेचोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। इसमें पहला ही एसेट क्या था? ऐसे यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जिसको एक्वायर और ट्रांसफर दोनों 1/4/23 के बाद किया है। अब पॉइंट ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन जो है इसे अमेंड किया गया है। क्या अमेंड किया गया है? तो यहां लिखा है ऐसा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है मोर देन 65% इज डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, या एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है और वो दूसरा फंड अल्टीमेटली 65% से ज्यादा कहां इन्वेस्ट करता है? डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, हम इसे कहेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इसके यूनिट जब भी बेचोगे तब आपको 50AA के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? चलो, और डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को क्या किया गया है? अपडेट किया गया है, डेफिनेशन में अपडेट करा है। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है आपका कैपिटल गेन का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ब्रो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये इस साल का है 376। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इंडेक्सेशन तो हट गया ना सर, अब इंडेक्सेशन का क्या काम है सर? ना 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 ना, अगर असेट का ट्रांसफर 23/7/24 से पहले होता है तो इंडेक्सेशन आज भी रिलेवेंट है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं, आपके मॉड्यूल में भी इस तरीके के क्वेश्चन है। इंडेक्सेशन हटानी है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इंडेक्सेशन का ऑप्शन है, टैक्स निकालते वक्त भी, इनफैक्ट कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त भी। पर याद रखिए इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 376 है। चलो जी, कमिंग अप टू दी लास्ट अमेंडमेंट 45(1)(b। ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन सेक्शन 214। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 10(10)(d) का एग्जम्पशन कब मिलता है? आपका जो यूलिप मैच्योर होगा इंक्लूडिंग द बोनस, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर 10(10)(d) की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब आप पूछेंगे 10(10)(d) की कंडीशन क्या थी? किसी भी साल में प्रीमियम एक पॉलिसी का 2.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मल्टीपल पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तीसरा कंडीशन था प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। याद आ रहा है मालिक आपको? प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
आपको अगर याद हो, अगर अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होता तो पहले इसे कैपिटल एसेट माना जाता है और इसका जो कंप्यूटेशन है वो 45(1)(b) के हिसाब से होता है। अब अगर कैपिटल एसेट में अमेंड हुआ है तो 45(1)(b) के कंप्यूटेशन में भी अमेंडमेंट होगा। अब 45(1)(b) में क्या आ गया, वो यूलिप तो इसमें कवर है ही जिसके प्रीमियम 2.5 के ऊपर जा रहे हैं। एनी अदर यूलिप वेयर एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख बट प्रीमियम एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड। भले ही प्रीमियम 2.5 के ऊपर नहीं जा रहा पर प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर भी गया, वो यूलिप भी अब 45(1)(b) के अंदर में कवर हो जाएगा। तो बेसिकली 214 में अमेंडमेंट हुआ है तो यहां पे भी अमेंडमेंट हो गया है ना। और अब इसे भी क्या माना जाएगा, अगर प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर चला गया, अब इसे भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसके ऊपर कैपिटल गेन क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। यस और नो? ओके, अब एक और जगह अमेंडमेंट क्या आया है प्लीज सुनिएगा। देखिए लास्ट ईयर तक के ऐसा होता था कि अगर 45(1)(b) में जो कंप्यूटेशन हो रहा है, मतलब यूलिप का कंप्यूटेशन, ये तीनों में से कहीं भी हो सकता था। आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान सकते थे 111A के हिसाब से, आप इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान सकते थे 112 के हिसाब से, या आप इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते थे 112A के हिसाब से। तीनों में से कहीं पे भी आ सकता था। तो अगर एसटीटी पे होता था तो 112A में आ जाता था, एसटीटी पे नहीं होता था तो 112 में आ जाता था, और अगर शॉर्ट टर्म है और एसटीटी पे होता था तो 111A में भी आ जाता था। यहां भी एक जगह अमेंडमेंट हुआ है। तो पहला कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ, दूसरा इसका टैक्स कैसे कंप्यूट होगा उसमें भी अमेंडमेंट हुआ। 112 को कट कर दिया गया है। बेसिकली 112 को कट करने का मीनिंग क्या है, अब इसका जो कैपिटल गेन है ये 112A या 111A के हिसाब से ही कंप्यूट किया जाएगा। और 112 को कट करने का मीनिंग क्या है, क्योंकि बेसिकली देखो आप 112A लो या 112 लो, टैक्स रेट तो सेम ही होगा 12.5%। 112 को कट करने का जेन्युइन क्लियर इंटरप्रिटेशन क्या है, अब इन पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात भी है, अब इंडेक्सेशन सिर्फ लैंड पे मिलता है, यूलिप पे मिलता ही नहीं। तो अमेंडमेंट बेसिकली क्या हुआ है कि यूलिप में अब इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है, इतना ही बात हुआ। तो कुल मिला के दो जगह अमेंडमेंट हुआ है। पहला, अब कैपिटल गेन कंप्यूटेशन 45(1)(b) उन प्रीमियम्स पे, उन पॉलिसीज पे भी आएगा जिनका प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर जा रहा है। दूसरा, अब जब भी यूलिप आएगा, यूलिप के ऊपर क्या नहीं आने वाला, इंडेक्सेशन नहीं आने वाला। तो टैक्स आप भले ही निकाल सकते हैं, सेम ही आने वाला है। टैक्स आप 111A के हिसाब से निकालिए, 112A के हिसाब से निकालिए, आप 112 के हिसाब से निकालिए, टैक्स रेट तो सेम ही आ जाएगा 112 और 112A का। बट इंडेक्सेशन जो लास्ट ईयर तक के मिल सकता था वो अब मिलने वाला नहीं है। यस मालिक। तो यहां हमारे कैपिटल गेन के भी अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, ओवर। हमने एमआरपी के ऊपर इस पे दोनों पे क्वेश्चन रखे हुए हैं, प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा। और मैं तो स्पेसिफिकली चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, आप बाद में मेरे को याद करेंगे, आपको यूलिप से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिए हैं प्लीज उसे पढ़ के जाइए। यूलिप इस अटेम्प्ट के लिए बहुत रेलेवेंट है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। थैंक मी लेटर। चलिए एक बार गो ऑन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। जी हाँ, अमेंडमेंट दो जगह पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बेसिकली आपका 222E दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस, और दूसरा है आपका अमाउंट रिसीव्ड इन यूलिप। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला अमेंडमेंट आता है 222E। 222E क्या है पहले आपको ये याद दिला देता हूं और फिर अमेंडमेंट क्या है ये बताऊंगा। अगर आपका कहीं प्राइवेट कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ये प्राइवेट कंपनी आपको या किसी और कंसर्न को लोन या एडवांस देती है, तो ये लोन या एडवांस डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। कंसेप्ट सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। रिपीट करता हूं एक बार, अगर विजय का किसी प्राइवेट कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यह प्राइवेट कंपनी विजय को या किसी कंसर्न को लोन देती है जिसमें विजय का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये जो लोन का अमाउंट है विजय के हाथ में या उस कंसर्न के हाथ में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, सॉरी डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। लोन का अमाउंट है, डीम्ड डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ठीक है जी, ओके। अब कुछ चीजें डीम्ड डिविडेंड नहीं मानी जाती, अमेंडमेंट यहां हुआ है, मतलब ये चीजें डीम्ड डिविडेंड नहीं मानी जाएगी। तो जो डिविडेंड नहीं माना जाएगा इस डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है। कौन सी चीज डीम्ड डिविडेंड नहीं मानी जाएगी? तो पहला, लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन ग्रांट किया जाता था तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता था। दूसरा, डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट डीम्ड डिविडेंड। अगर डिविडेंड आपने ऑलरेडी पे किया है और कुछ डीम्ड डिविडेंड आ रहा है और ये सेट ऑफ हो रहा है, तो वो जो जितना अमाउंट सेट ऑफ हुआ है उतना अमाउंट डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता था।
तीसरा ये हुआ है अमेंडमेंट। लोन या एडवांस रिसीव्ड हुआ है ऐसी एंटिटी से वेयर वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी इज अ फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस यूनिट ऑपरेटिंग इन आईएफएससी सेटअप एज ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटर फॉर अंडरटेकिंग ट्रेजरी एक्टिविटी और ट्रेजरी सर्विसेज। मान के चलिए आईएफएससी है, आईएफएससी में एक यूनिट सेटअप है, ये यूनिट का काम है ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये यूनिट क्या करती है, ये क्या करती है, लोन्स या एडवांस देती है, बराबर है। तो लोन्स एंड एडवांस किसको देती है, एक एंटिटी को देती है। किससे मिलता है, ऐसे एंटिटी से मिलता है वेयर वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी इज अ फाइनेंस कंपनी। ये यूनिट ट्रेजरी मैनेजमेंट करती है और ये यूनिट बेसिकली कौन है, फाइनेंस कंपनी है। तो अगर आईएफएससी में कोई फाइनेंस कंपनी है या यूनिट है जो ट्रेजरी मैनेजमेंट करता है, ये लोन या एडवांस दे रहा है, तो इसे क्या नहीं माना जाता, डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियस है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव लोन देना ही है, तो इसे क्या नहीं माना जाता, डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। सेकेंड, पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी ऑफ सच ग्रुप इज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन फॉरेन कंट्री, तो भी क्या नहीं माना जाता, डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अगर एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी क्या करती है, लोन से एडवांस देती है, किसको, एक ऐसे एंटिटी को लोन से एडवांस देती है, तो इसे भी क्या नहीं माना जाता, डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। ऑब्वियस ही बात है, फॉरेन कंपनी अगर अपना एक्सपांशन कहां करने जा रही है, इंडिया में एक्सपांड करने जा रही है, तो वो जो इंडियन कंपनी है वो एक नई कंपनी बनाई जाती है एज पर द इंडियन लॉज, एज पर द इंडियन लॉज। जैसे आप इसे समझिए, नेस्ले जब अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा था, कहां ओपन कर रहा था, इंडिया में ओपन कर रहा था, तो उन्होंने नेस्ले का एक सेपरेट कंपनी इंडिया के अंदर में रजिस्टर किया। और इस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो लोन आता है वो किसके तरफ से आता है, फॉरेन एंटिटी की तरफ से आता है, और इसे लोन के फॉर्म में दिया जाता है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, फॉरेन एंटिटी जब इंडियन एंटिटी को लोन से एडवांस देता था तो इंडियन एंटिटी के हाथ में डीम डिविडेंड मान लिया जाता था, जिससे फॉरेन कंपनी को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। यस, बस इसी को क्या कर दिया गया, यही इंसर्जेंसी बस हटा दी गई। फॉरेन कंपनी अब क्या करता है, इंडियन एंटिटी को लोन या एडवांस देता है, तो इसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो दो चीजें डीम डिविडेंड नहीं मानी जाएगी। पहला, एक ऐसा यूनिट जो आईएफएससी में है, फाइनेंस कंपनी है, ट्रेजरी मैनेजमेंट करती है, वो अगर किसी को दे रही है तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरा, फॉरेन एंटिटी अगर कौन है, पेरेंट एंटिटी या फॉरेन एंटिटी आपकी कौन है, प्रिंसिपल कंपनी है, ये अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या कर रही है, लोन से एडवांस दे रही है, तो इसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दिस इज द अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट 10(10)(d) के अंदर में हुआ है, यस और नो। आप सभी को पता है कि जो भी यूलिप से फाइनल अमाउंट आता है, जो भी यूलिप से क्या आता है, फाइनल अमाउंट आता है, ये एग्जम्प्ट होता है 10(10)(d) में। ये एग्जम्प्ट होता है कौन से सेक्शन के अंदर में, 10(10)(d) के अंदर में। अगर 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 सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, एग्रीगेट पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, या प्रीमियम पेएबल 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा, तो आपका 10(10)(d) के अंदर में जो भी फाइनल अमाउंट है यूलिप का, वो क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। अब यहां पे एक और अमेंडमेंट आया है। अगर मान के चलिए ये यूलिप किसने इशू किया है, अगर मान के चलिए ये यूलिप जो है, दिस इज इशूड बाय आईएफएससी इंश्योरेंस ऑफिस irrespective of premium, final sum is exempt। अगर ये यूलिप आईएफएससी इंश्योरेंस ऑफिस ने इशू किया है, आपका प्रीमियम कुछ भी हो, भले ही वो 2.5 के नीचे हो, 2.5 के नीचे है तो वैसे एग्जम्प्ट है, 2.5 के ऊपर भी हो, एग्रीगेट 5 लाख के ऊपर भी जा रहा हो, तो भी फाइनल सम क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड अंडर एलआईपी और यूएलआईपी ऑन मैच्योरिटी वेयर प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख और 5 लाख शेल बी एग्जम्प्ट इफ द एलआईपी इज इशूड बाय आईएफएससी इंश्योरेंस कंपनी। ये एक और अमेंडमेंट आया है। अब अगर मुझसे पूछेंगे दोनों अमेंडमेंट आईएफओएस के जो आए हैं इसमें से रेलेवेंट कौन सा है, मैं कहूंगा सीधा ये वाला, वो भी फॉरेन पेरेंट एंटिटी वाला। तो फॉरेन पेरेंट एंटिटी या प्रिंसिपल एंटिटी है, ये कहां लिस्टेड है, फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है,
राइट। तो ऐसे फॉरेन कंपनी होना जरूरी नहीं है, ये पेरेंट एंटिटी फॉरेन एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। ये अगर हमको क्या दे रही है, लोन से एडवांस दे रही है, तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्लियर है मालिक? ये मुझे लगता है ज्यादा रिलेवेंट है एज कंपेयर टू ऑल 3 अमेंडमेंट्स। डन, एक बार चेक कर लीजिए। चलो मालिक, नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आर फ्रॉम द टॉपिक डिडक्शंस। ध्यान से सुनिएगा। डिडक्शन में 80CCD के अंदर में अमेंडमेंट आया है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम 115 BAC एंड अदर सेक्शंस में भी बेनिफिट मिलता है। मेरे हिसाब से अमेंडमेंट रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला यहां पे सेक्शन 1B में अमेंडमेंट आया है। दूसरा, एक ऑल टुगेदर नया सबसेक्शन ऐड हुआ है 3A, और ये जो 3A ऐड हुआ है ये टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 से हुआ है। तो जो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि आपको सिर्फ फाइनेंस एक्ट 25 के अमेंडमेंट पढ़ना है, गलत। आपको टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 25 के भी अमेंडमेंट पढ़ने हैं, उनमें से ये एक है। बहुत सारे बच्चे प्लीज अपनी बुक चेक कर लीजिए, जिन टीचरों से भी आपने पढ़ा है, क्या ये अमेंडमेंट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हाँ, मैं अगर मेरी बात करूं तो ये जो 3A है ये वहां पे भी देखने को नहीं मिलने वाला। 1B तक के अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ये बहुत रीसेंट है, और इसके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट 12A-B के अंदर में भी आए हैं। तो आपको मल्टीपल चीजें एक साथ पढ़नी है। मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन ही वापस से लेकर के आ गया है। सभी बच्चे जिन्होंने कोई भी क्लासेस ली हो, किसी की भी ली हो, मैं कहूंगा आप इस अमेंडमेंट लेक्चर से पढ़िएगा ये पर्टिकुलर सेक्शन को। आते हैं 80CCD के बारे में। 80CCD सबसेक्शन 1, 1B और 2, पहले इन तीनों में फर्क समझते हैं। सेक्शन 80CCD 1 और 1B ओन कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, जबकि 80CCD 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता है। पॉइंट समझ में आया? 80CCD 1 और 1B का जो डिडक्शन है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है। 80CCD 2 का डिडक्शन ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में मिलता है। यहां तक के क्लियर है? वापस से क्विकली, 1, 1B और 2 ऐसे 3 सब सेक्शन थे। 1, 1B ओन कंट्रीब्यूशन ओनली इन द ओल्ड स्कीम। 80CCD 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओल्ड प्लस न्यू स्कीम। यहां तक के क्लियर है? ओके। अब क्या है? 80CCD 1 कहता है अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड के अंदर में, अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज एम्प्लॉय एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर आप एम्प्लॉयड है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है। कहां कंट्रीब्यूट करते हैं? पे करते हैं या डिपॉजिट करते हैं? कहां पे बेटा? अंडर द नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर में, या फिर अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो एलिजिबल। तो आप क्या करते हैं? आप एम्प्लॉयड है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। आप डिपॉजिट करते हैं कहां पे बेटा? नोटिफाइड पेंशन स्कीम में या फिर अटल पेंशन योजना में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर इंडिविजुअल है जो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको 20% ऑफ GTI का डिडक्शन मिलेगा। तो कम ऑन, 1 क्या कहता है? अगर विजय एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब बिजनेसमैन है, कंट्रीब्यूट करता है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना के अंदर में, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा मालिक? अगर वो एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 80CCD 1 के अंदर में। क्लियर है? अब आते हैं 80CCD सबसेक्शन 2 के ऊपर, सॉरी 80CCD सबसेक्शन 1B के ऊपर। 80CCD 1B एडिशनल डिडक्शन देता था कितने तक का? 50,000 तक का। अपार्ट फ्रॉम 80CCD 1 ये एडिशनल डिडक्शन देता था कितने का? 50,000 तक का। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहां पे बेटा? नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर में। तो एडिशनल डिडक्शन फॉर डिपॉजिट इन द नोटिफाइड पेंशन स्कीम मैक्सिमम अप टू ₹50,000। एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लीजिए एसएससी कंट्रीब्यूट करता है कितना? 1,40,000 रुपीज। कहां पे? एनपीएस के अंदर में, और इसका ग्रॉस टोटल इनकम है 5,60,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम दिया है तो मतलब हमें समझना है ये नॉन एम्प्लॉय है। अगर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1,40,000, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 5,60,000। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा अगर आप एम्प्लॉय नहीं है? तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो 5,60,000 का 20% कितना होता है? 1,12,000। 1,12,000 का डिडक्शन आपको कहां मिल जाएगा? 80CCD 1 में मिल जाएगा। क्लियर? 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। सब सेक्शन 1 में आपको कितना मिल गया? 1,12,000। आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूट कितना किया था? 1,40,000। सब सेक्शन 1 में कितना डिडक्शन मिल गया? 1,12,000। बचा हुआ जितना एडिशनल है मैक्सिमम अप टू 50,000 कहां मिलेगा? 1B में मिलेगा। तो 28,000 दैट इज 1,40,000 माइनस 1,12,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000
आपको कहां डिडक्शन मिल गया? 1B में डिडक्शन मिल गया। पॉइंट समझ में आया सभी को? हाँ या ना? राइट। 1 और 1B दोनों का डिडक्शन कितना मिलता है? मैक्सिमम 2 लाख तक के। सर कैसे? आपको याद दिलाता हूं 80CCE क्या कहता है? 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1 तीनों मिला के 1,50,000 मिलता है। 1B में मैक्सिमम लिमिट 50,000 मिलता है। तो टोटल 80CCD सबसेक्शन 1 प्लस 80CCD सबसेक्शन 1B मिला के कितना हो जाता था? 2 लाख हो जाता था। यहां तक के सबको पॉइंट क्लियर है? मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 तक की ये 3 में है, मैक्सिमम लिमिट इस सेक्शन की 50,000 है, तो हो जाता है 2 लाख तक के। क्लियर? अब आते हैं, रिसेंटली एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम आया है, तो 1B में पहला अमेंडमेंट ऐड हुआ है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम है। अब ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, पहले इस बारे में थोड़ा सा समझ। देखिए, अगर किसी पेरेंट के पास कोई माइनर है, इस माइनर के नाम से एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है जिसको कहा जाता था एनपीएस वात्सल्य स्कीम। अब प्रॉब्लम क्या होता था? पेरेंट माइनर के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा डालते थे, उसका इनको कोई डिडक्शन नहीं मिलता था। एनपीएस वात्सल्य स्कीम को प्रमोट करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजय अपने माइनर बच्चा स्वास्तिक के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा डालता था तो इसका स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं मिल पाता था। यह अमेंडमेंट किया गया और कहा गया अब विजय अगर माइनर बच्चा, उसका बच्चा स्वास्तिक के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा डालता है तो जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका भी डिडक्शन अब 1B में मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब विजय का ओन कंट्रीब्यूशन का तो डिडक्शन मिलेगा, कहां? नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। विजय अगर एनपीएस वात्सल्य स्कीम में पैसा डालता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर, तो विजय उसका भी कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले सकता है। बट ये ओवरऑल लिमिट 50,000 नहीं रहेगी। 80CCD 1B की ओवरऑल लिमिट कितनी थी? 50,000। आप मेरे लिए कंट्रीब्यूट करें प्लस मेरे बच्चे के बिहाफ पे मैंने एनपीएस वात्सल्य स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, द ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट विल रिमेन 50,000 ओनली। अमेंडमेंट क्या हुआ है? एनपीएस वात्सल्य स्कीम में भी कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल चुका है, हालांकि ओवरऑल लिमिट 50,000 पे लॉक्ड है। तो डिडक्शन शैल ऑल्सो बी अलाउड। किसको अलाउड होगा? पेरेंट्स को अलाउड होगा। किसको अलाउड होगा? गार्डियन को अलाउड होगा। In respect of the amount paid or deposited in account of any minor on account of any minor under the NPS वात्सल्य स्कीम। तो अगर किसी माइनर के बिहाफ पे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं एनपीएस वात्सल्य स्कीम में तो मुझे उसका डिडक्शन मिल सकता है। तो अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, विजय ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया 40,000 रुपीज, विजय ने अपने माइनर के लिए कंट्रीब्यूट किया एनपीएस वात्सल्य स्कीम में 20,000 रुपीज। टोटल कितना हुआ? 60,000। डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD 1B में? 50,000। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के भी कंट्रीब्यूशन को अलाउ किया गया है, बट मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट कितनी है? 50,000। डिडक्शन उतना ही मिलेगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है क्या एनपीएस वात्सल्य स्कीम में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका डिडक्शन मिलेगा? क्या जवाब आना चाहिए हाँ, माइनर के बिहाफ पे जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि आपको ओवरऑल डिडक्शन कितना मिलेगा। ओवरऑल डिडक्शन की लिमिट जो है वो चेंज नहीं की गई है, बस एनपीएस वात्सल्य स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलाउ किया गया। अमेंडमेंट समझ में आया क्या सभी को? यस और नो? चलो जी, तो ये एक अमेंडमेंट आया है। अब आते हैं 80CCD सबसेक्शन 2। 80CCD सबसेक्शन 2 में ये 2 लाख की लिमिट, 50,000 की लिमिट, 1,50,000 की लिमिट है ही नहीं, क्योंकि 80CCD 2 ओन कंट्रीब्यूशन की बात ना करके एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता है। तो एम्प्लॉयर ने विजय के बिहाफ पे अगर कहां कंट्रीब्यूट किया है, पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, तो पहले तो विजय की सैलरी में वो ऐड होना चाहिए। पहला बेसिक इंटरलिंकिंग वाला पॉइंट, पहले वो विजय की सैलरी में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। दूसरी बात, इस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा कितना? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा। यस और नो? अगर एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट करता है, मान के चलिए कंट्रीब्यूशन बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, अगर अदर एम्प्लॉयर से आया कहां पे? टू द पेंशन स्कीम, राइट? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, ओल्ड स्कीम में 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा, न्यू स्कीम 115 बीएससी में 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन। सिंप्लीफाई करते हैं, एम्प्लॉयर ने विजय के बिहाफ में क्या किया? एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, पहले विजय की सैलरी में ऐड होगा। 80CCD सबसेक्शन 2 में ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा।
अगर एम्प्लॉयर अदर है, मैंने ओल्ड स्कीम फॉलो कर रखी है तो 10% मिलेगा, मैंने न्यू स्कीम फॉलो कर रखी है तो 14% का डिडक्शन मिलेगा। 14% या 10% किसका? सैलरी का। सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो चलो एक एक बात को वापस तार तार अलग कर देते। 80CCD 1, 1B 2। 80CCD 1 ओन कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है, कितना अलाउड है बोलो? एम्प्लॉय को अलाउड है, यस। सेल्फ एम्प्लॉयड को अलाउड है, यस। एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया अलाउड है, यस। अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट किया अलाउड है, यस। ओल्ड स्कीम में अलाउड है, यस। न्यू स्कीम में अलाउड है, नहीं। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 1,50,000 विच एवर इज लोअर। ये 1,50,000 की लिमिट इन 3 सेक्शन के लिए कॉमन है। अब आते हैं 80CCD 1B। 80CCD 1B किसके लिए मिलेगा? ओन कंट्रीब्यूशन एडिशनल 50,000 तक का मिलेगा। क्या एनपीएस वात्सल्य स्कीम में डाला तो भी मिलेगा? हाँ जी मिल जाएगा, बट ओवरऑल लिमिट 50,000 ही मिलेगी। तो सबसेक्शन 1 और 1B मैक्सिमम मिला के कितना होगा? 2 लाख। क्या एनपीएस वात्सल्य स्कीम का भी मिल जाएगा? मिल जाएगा जी। अब आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेप नंबर 1 सैलरी में ऐड करो। स्टेप नंबर 2 एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है, ओल्ड स्कीम में भी ले सकता है, न्यू स्कीम में भी ले सकता है। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर है तो हम देखेंगे कि विजय ने क्या स्कीम ली। विजय के पास में ओल्ड स्कीम है तो 10% ऑफ सैलरी तक का मिलेगा, विजय के लिए न्यू स्कीम है तो 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा। 1 क्लियर, 1B क्लियर, 2 क्लियर। नया चीज ऐड हुआ है 80CCD 3A, और ये जो अमेंडमेंट है ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से आया है। ये कहां से आया है? टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से आया है, और हम इस पे बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर। जी हाँ, एनपीएस वात्सल्य तो ऐड किया ही था, मोदी गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज यूपीएस हियर एंड आफ्टर। तो यहां पे हमने सबसे पहले एग्जैक्ट बेयर टेक्स्ट लाके रखा कि यूपीएस क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। ध्यान से सुनना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑप्शन अंडर द एनपीएस स्कीम ओनली। तो एनपीएस में ही एक ऑप्शन है कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जा सकते हैं। फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, किसके लिए है मालिक? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। किसके लिए है मालिक? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, कवर्ड अंडर द एनपीएस। तो ये जो है ये बेसिकली किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है, सो दैट दे मे रिसीव एन अशोर्ड पे आउट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। बराबर है। It is a fund-based payout system which relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contribution both from employer and employee. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, आपको भी कंट्रीब्यूशन करना है, और इसमें से आपको एक अशोर्ड पेंशन मिलता है या अशोर्ड पेमेंट मिलता है, राइट? मंथली पे आउट के बेसिस पे। अब 80CCD 3A क्या है? तो ये आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ यूपीएस बता रहा था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूपीएस? यूपीएस बेसिकली एनपीएस के अंदर ही एक ऑप्शन क्रिएट किया गया है, बराबर है। तो एनपीएस के अंदर में 2 ऑप्शन बनते हैं, एक नॉर्मल एनपीएस, एक यूपीएस। यूपीएस और एनपीएस किसके लिए है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है, और अदर एम्प्लॉय के लिए भी है। यूपीएस प्योरली किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबसे पहले। ओके, अब 3A क्या बोलता है? 3A बोलता है एन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एसएससी बीइंग सब्सक्राइबर टू यूपीएस in his account for which deduction has already claimed, an accretion of such amount received by assessee or his nominee in whole or in part in previous year on account of his superannuation etc shall deem to be income. अब क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से। ये जो यूपीएस का सम रिसीव हुआ, ये जो यूपीएस का क्या रिसीव हुआ? सम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा, असेसी का या फिर उसके नॉमिनी का। और कब इनकम माना जाएगा? इन द ईयर इट इज रिसीव्ड, जिस साल रिसीव हुआ ये इनकम माना जाएगा। आपको एक आयरनी बताऊं क्या है? हम 80CCD को याद रखते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा, अब आपको 3A याद रखना है कि इसे ये इनकम मानना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, यूपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिडक्शन मिलना था, मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? जो 1, 1B और 2 में लिखा है उतना ही मिलेगा। अगर आपको यूपीएस से पैसा आता है
किसको आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किससे पैसा आएगा? यूपीएस से आएगा। तो जितना पैसा रिसीव हुआ इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, ये इनकम मानेंगे उस साल की जिस साल ये रिसीव हुआ, चाहे एसएससी के हाथ में रिसीव हुआ या नॉमिनी के हाथ में रिसीव। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में अमेंडमेंट क्या है दोस्त? सिंपल शब्दों में अमेंडमेंट है यूपीएस से मिलने वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट इनकम माना जाएगा, चाहे एसएससी को मिले या मरने के बाद उसके नॉमिनी को मिले। 3A ये कहता है। पॉइंट समझ में आया? अब इसको वापस से पढ़िए, क्या बोल रही है। 3A कहता है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एसएससी, जितना पैसा कहां है? यूपीएस में पड़ा हुआ है उसके अकाउंट में, जिसके लिए डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। तो जब आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, जैसे एनपीएस का डिडक्शन मिलता है वैसे यूपीएस का डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं। एंड एक्रीशन ऑफ सच अमाउंट, एंड एक्रीशन ऑफ सच अमाउंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट देयर ऑन। तो एक्रीशन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देयर ऑन इन द प्रीवियस ईयर, जब वो सुपर एन्युएशन लेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा, कभी भी कुछ भी लिया, ठीक है, ये क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ हिज नॉमिनी एंड टैक्स इन द ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड। तो आपको यूपीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, जितना भी सम रिसीव हो रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। किसकी इनकम माना जाएगा? एसएससी की भी इनकम माना जाएगा, या फिर नॉमिनी की इनकम माना जाएगा जिस साल में वो क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। The assessee shall deem not to have received the amount in the previous year if such amount is transferred to a pool corpus from individual corpus on account of his superannuation or retirement। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे उसने ये पैसा इंडिविजुअल अकाउंट में ना लेकर के कॉमन पूल में ट्रांसफर किया, कॉमन कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया, तो ये इनकम नहीं माना जाएगा। तो मान करके चलिए सबसेक्शन 6 भी वापस से ऐड हुआ है, यहां पे हम सबसेक्शन 6 की बात कर रहे हैं। तो जब रिटायरमेंट हुई, बात समझ के चलना, जब रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट पे ये पैसा मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में लिया ही नहीं, है ना, कॉमन पूल अकाउंट में पड़े रहने दिया, तो बेसिकली मैंने विड्रॉ ही नहीं किया। जब विड्रॉ ही नहीं किया तो ये टैक्सेबल होने नहीं वाला। तो विजय ने सुपर एन्युएशन पे या रिटायरमेंट पे ये पैसा लिया ही नहीं और ये पैसा वहीं पड़ा है, तो वहां पे ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो विजय ने अगर कॉमन पूल में डाल दिया, ये टैक्सेबल नहीं होगा। विजय ने पर्सनल अकाउंट में ले लिया, टैक्सेबल हो जाएगा, विषय खत्म। तो चलो 1B और 2 तीनों डिडक्शन की बात कर रहे थे। 80 CCD 3A ये कहता है कि यूपीएस से जो पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो इंक्लूडिंग द सम ऑफ इंटरेस्ट उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल विजय ने अपने अकाउंट में ले लिया। सबसेक्शन 6 कहता है अगर विजय ने पर्सनल अकाउंट में लिया ही नहीं और उसे नॉर्मल कॉमन पूल में ही पड़े रहने दिया, ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। सबसेक्शन समझ में आया मालिक? यस एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनकम तो है, पर क्या पूरा पैसा जितना मिला वो सब इनकम है क्या? नहीं, यहां पे एक और चीज ऐड हुई है। सेक्शन 10-12 ऐड हुआ है, ये भी आपके सेक्शन में ऐड हुआ है। 10-12 क्या किया गया है? ऐड किया गया है। अब इसको सुनिए, आपको जो एनपीएस से पैसा मिल रहा है, द पेमेंट रिसीव फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एसएससी बीइंग सब्सक्राइबर टू यूपीएस, जिसको यूपीएस से क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, जो एनपीएस में सब्सक्राइबर था, और पैसा किसका मिल रहा है? यूपीएस का पैसा मिल रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पैसा मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 60% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हमने 80 CCD सबसेक्शन 3 में ये कह दिया कि ये क्या है? इनकम है, लेकिन ये इनकम 10-12 क्या कहता है? 10-12 कहता है कि 40% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, और 60% क्या रहेगा? एग्जम्प्ट। तो 80 CCD 3A कहता है ये इनकम है, कितनी टैक्सेबल है? ये कहता है 12AA। तो 12AA कहता है 40% टैक्सेबल हो जाएगा और 60% क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए यूपीएस से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने मिले? 10 लाख रुपए मिले, 4 लाख रुपीज टैक्सेबल कर, खत्म बात। क्लियर है? नेक्स्ट एक और चीज आती है 12AB में, एक और चीज आती है कितनी बेटा? 12AB के अंदर। अब ये बात करती है लमसम पेमेंट के बारे में। सुनना, एनी लमसम पेमेंट रिसीव्ड बाय एसएससी बीइंग सब्सक्राइबर टू यूपीएस शैल बी एग्जम्प्ट। द लमसम पेमेंट विल बी अलाउड एट सुपरएन्युएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मंथली इनवॉल्वमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये इतना रिलेवेंट नहीं है जितना ये रिलेवेंट। अब ध्यान से सुनो,
हाँ, ये अमाउंट कहता है कि अगर ये जो यूपीएस है, बराबर है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से अगर आपको कोई लमसम अमाउंट रिसीव होती है, कैसी अमाउंट रिसीव होती है, लमसम अमाउंट रिसीव होती है, तो ये लमसम अमाउंट क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। ये लमसम अमाउंट क्या है, एग्जाम्प्ट है। और इसके नीचे ये लिखा है कि ये लमसम अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आपको इस पे आ सकता है कि लमसम अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। उनने बताया है 10% लेंगे किसका, मंथली सैलरी का, बेसिक प्लस डीए जो आपका मंथली आ रहा है उसका लिया जाएगा फॉर 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जब आप 6 मंथ अपनी सर्विस दे देते हैं तो 6 मंथ की जो भी सर्विस होगी उसका बेसिक प्लस डीए का 10% ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, तो हर 6 महीने जो आपने सर्विस दी है उसके हिसाब से बेसिक प्लस डीए के हिसाब से निकाला जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको अभी नहीं पूछा जाएगा, आपको 2 चीजें पूछी जा रही है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला, एनपीएस या यूपीएस से जो अमाउंट आया, लमसम अमाउंट आया, मंथली अमाउंट आया। लमसम अमाउंट आया पूरा का पूरा एग्जाम, मंथली अमाउंट आया 40 एग्जाम 60 टैक्सेबल, 60 एग्जाम 40 टैक्सेबल, खत्म हो गई बात। 10 12 डबल ए, 10 12 ए बी, यहाँ पे सेक्शन 12 ए बी गलत है, इट शुड बी 10 12 ए बी। चलो ध्यान से सुनना, बढ़ते हैं आगे। अब पूरे सेक्शन को एक बार वापस से बता रहा हूं, एक एक चीज। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 ओन कंट्रीब्यूशन की बात। ओन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करे, सेल्फ एम्प्लॉय करे, एनपीएस में करे, अटल पेंशन योजना में करे, दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल, ये डन। मिलना सिर्फ ओल्ड स्कीम में। 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 1B ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, ओवर एंड अबव 1B मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 तक का, यानी ऊपर के 1.5 या एडिशनल 50, मैक्सिमम 2 लाख रहेगा। अमेंडमेंट क्या हुआ है, अगर विजय अपने माइनर के बिहाफ पे एनपीएस वात्सल्य स्कीम में, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, अब यहां पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हम 3 अलग अलग पेंशन की बात कर रहे हैं, नोटिफाइड पेंशन की भी बात कर रहे हैं, वात्सल्य पेंशन स्कीम की भी बात कर रहे हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी बात कर रहे हैं। हम 3 अलग अलग बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। एनपीएस स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट किया उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम में किया इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। सबसेक्शन 1 भी खत्म, ये भी ओल्ड स्कीम में मिलेगा। अब आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। एम्प्लॉयर ने अगर मेरे बिहाफ पे पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, पहले सैलरी में ऐड होगा, फिर विजय को उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो 14% ऑफ सैलरी। अदर एम्प्लॉय हुआ, विजय ओल्ड स्कीम में है 10% ऑफ सैलरी, विजय न्यू स्कीम में है 14%। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम 80 सीसीडी 3 है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है, वो एनपीएस की जगह यूपीएस में भी जा सकता है। अगर वो यूपीएस में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सम रिसीव होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसे इनकम मानेंगे। 3A सिर्फ बोलता है इनकम मानेंगे, 3A क्या बोलता है, इनकम मानेंगे। किस साल में, जिस साल रिसीव हुआ, चाहे असेसी को हुआ चाहे नॉमिनी को हुआ, फर्क नहीं पड़ता, इनकम मानेंगे। ठीक है, इनकम कितनी मानेंगे, कैसे मानेंगे। अगर आपको लमसम पैसा रिसीव हुआ, पूरा एग्जाम कुछ नहीं करना, 1 रुपए भी इनकम नहीं माने, इनकम है पर एग्जाम्प्ट है, इनकम है पर एग्जाम्प्ट है। तो 80 सीसीडी 3A रीड विथ 10 12 AB। अगर आपने यही अमाउंट कैसे निकाल दी, रिटायरमेंट के टाइम पे निकाली, बट वो आपको मंथली पेमेंट के बेसिस पे मिलता है, क्योंकि ये मंथली आउटपुट पे आउट था। जो यूपीएस है ये कैसा है, मंथली पे आउट है, पर हो सकता है आपको लमसम में मिले। अगर ये मंथली पे आउट है तो इसका 60% एग्जाम्प्ट है और 40% टैक्सेबल। तो रिटायरमेंट के टाइम पे यूपीएस से लमसम मिले पूरा एग्जाम, मंथली मिले 60 एग्जाम 40 टैक्सेबल, खत्म। सीसीडी 3A प्लस 12AA प्लस 10 12 AB, तीनों खत्म। एवरीबॉडी यस और नो, दैट्स इट। चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, आ रहे हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर, टीडीएस टीसीएस। भयानक अमेंडमेंट है सर, भयानक। मतलब टीडीएस टीसीएस में मालिक जितने अमेंडमेंट हुए ना, इतने अमेंडमेंट तो वो किसी चैप्टर के अंदर में नहीं हुए हैं। ये एक एक अमेंडमेंट की ओर ध्यान देते हैं।
सबसे पहला अमेंडमेंट है 206 ए बी। क्या सेक्शन था याद दिलाता हूं। हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं अगर उसने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरते थे तो टीडीएस टीसीएस जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट हुआ करता था। क्या तुम्हें याद आ रहा है? ये सेक्शन ही खत्म हो गया। मतलब अब आपको याद रखना है तो सिर्फ ये याद रखना है 206 AA वाला कि अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा। तो जो प्रोविजन हुआ करती ना कि अगर मैं सामने वाले को पेमेंट दे रहा हूं उसने अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरा तो टीडीएस टीसीएस हाई रेट पे डिडक्ट होगा। ये टीडीएस से भी हटा दिया है। नीचे जाकर के आप देखेंगे टीसीएस से भी ये प्रोविजन हटा दी गई है। तो टीसीएस के लिए ये प्रोविजन हुआ करती थी 206 CCA कि अगर सामने वाले ने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे जो टीसीएस होगा वो हायर रेट पे डिडक्ट होगा। तो ये दोनों में सेक्शन टीडीएस टीसीएस से क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। आते हैं सेकंड अमेंडमेंट, टीडीएस का रिवाइज रिटर्न। अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के अंदर में। पहली चीज, क्या टीडीएस टीसीएस का रिवाइज रिटर्न भरा जा सकता है? द आंसर इज यस। इसका जवाब हमेशा से ही हाँ था कि टीडीएस टीसीएस का रिवाइज रिटर्न भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं थी कि कब तक के भरा जा सकता था। अब एक टाइम लिमिट आ चुकी है। टाइम लिमिट है 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। तो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन आप कब कर, रिवाइज रिटर्न कब तक के फाइल कर सकते हैं? 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। तो ओरिजिनल रिटर्न जिस साल से फाइल किया है आपने उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 साल के अंदर में ही टीडीएस का रिवाइज रिटर्न सबमिट किया जा सकता है। तो पहले टाइम लिमिट नहीं थी, अमेंडमेंट ये है, अब टाइम लिमिट आ चुकी है। रेलेवेंट है क्या जी? हाँ जी सर रेलेवेंट है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी 271H की। राइट, अगर आपने टीडीएस टीसीएस रिटर्न सबमिट नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगती थी 10,000 से 1 लाख रुपीज की। 10,000 से 1 लाख रुपीज की। ये पेनल्टी लगाने का जो पावर था ये जेसीआईटी के हाथ में था। ये पेनल्टी लगाने का पावर जेसीआईटी दैट इज ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के हाथ से हटा के एओ के हाथ में कर दिया गया है। राइट, तो पेनल्टी कितनी थी टीडीएस टीसीएस रिटर्न नहीं सबमिट करने की? 10,000 to 1 लाख। कौन करता था? जेसी करता था। हटा के किसको कर दिया? एओ कर दिया। राइट, अब ये पेनल्टी कब लगाई जाती थी इसके टाइम लिमिट में भी चेंज आया है। पहले 1 year तक के पेनल्टी कभी भी लगाई जा सकती थी, अब ये पेनल्टी लगाई जा सकती है विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट प्लस फीस। टैक्स इंटरेस्ट प्लस फीस पेमेंट करते ही 1 मंथ के अंदर में ये पेनल्टी लगाई जाएगी। तो टाइम लिमिट कब ये पेनल्टी लगाई जाएगी ये भी क्या किया गया है? चेंज किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता इतना रेलेवेंट है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 200 के अंदर में अमेंडमेंट। सेक्शन 200 के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है। राइट, सेक्शन 200 किस बारे में बात करता था? सेक्शन 200 में बात करता था कि अगर आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया तो असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट माना जा सकता था। बराबर है, ये प्रोविजन पहले भी थी, ये प्रोविजन अभी भी कंटिन्यू है कि अगर आप टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं करते असेसी विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। क्या माना जाएगा उसको? असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। अमेंडमेंट का है असेसी इन डिफॉल्ट भी कब तक माना जाएगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ओपन एंडेड था। 10 साल बाद भी आपका केस ओपन किया जा सकता है। इसे एक टाइम लिमिट के अंदर डाल दिया गया। इसे कहा गया कि अब आप 6 year from the end of relevant assessment year or 2 years from the end of which rectified return is filed, whichever is later, ही आपको ये मानना है। तो अगर डिपार्टमेंट किसी को भी असेसी इन डिफॉल्ट मानना है तो उसको टाइम लिमिट क्या है? 6 year from the end of relevant assessment year। relevant assessment year के 6 year के अंदर में ही आपको उस असेसी इन डिफॉल्ट मान के पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाना है, या फिर 2 years from the end of the year in which rectified return is filed। इन दोनों में से जो भी लेट हुआ है वहां तक के ही आप उसे असेसी इन डिफॉल्ट मान सकते हैं, उसके बाद आप उसे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मान सकते। तो एओ कैन पास द ऑर्डर ट्रीटिंग असेसी एज एआईडी। व्हाट डू यू मीन बाय एआईडी? एआईडी का मतलब है असेसी इन डिफॉल्ट। आप उसे असेसी इन डिफॉल्ट कब तक के मान सकते थे? विद इन 6 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, और 2 years from the end of financial year in which rectified return is delivered, whichever is later। आप उसे तब तक के ही असेसी इन डिफॉल्ट मान सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप उसे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मान सकते, डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सकते। एक और जगह अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट कहां हुआ है? यस, असेसी इन डिफॉल्ट अगर आप मान गए तो आपको पेनल्टी ऑर्डर लगाना पड़ता था 271C के हिसाब से। ये पहले जेसी लगाता था, अब एओ लगाए। 271C का जो पेनल्टी है या 271H का जो पेनल्टी है पहले जेसी लगाता था, अब एओ लगाएंगे। अथॉरिटी चेंज हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट रखता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 271C की पेनल्टी कौन लगाएगा या रिलेवेंट रखता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 200A के अंदर में। 200A क्या था? प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। आपका जो टीडीएस रिटर्न जाता था, ये रिटर्न को क्या किया जाता था? प्रोसेस किया जाता था।
लेकिन इसके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के लिए कोई स्कीम नहीं थी। बस यहाँ पे एक प्रोसीजरल वर्ड ऐड हुआ है, कोड इसके लिए भी, ये जो आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं राइट बाय अदर पर्सन। जनरली क्या होता था, विजय ने अपना रिटर्न भरा तो ही क्या होता था, प्रोसेसिंग होता था। अब अज्यूम कीजिए किसी की वजह से विजय नहीं है, फॉर एग्जांपल विजय लिमिटेड अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी, नाउ देयर इज एन अनदर कंपनी अगर मेरा रिटर्न भर रही है राइट, तो उसका रिटर्न प्रोसेस हो सकता है, ऐसी कोई स्कीम थी ही नहीं। कोड बोलता है कि हम इसके लिए भी स्कीम बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ए मर गया और ए की जगह पे बी आया, बी ए का रिटर्न भर रहा है, तो इसका रिटर्न प्रोसेसिंग करने के लिए स्कीम नहीं थी, ये स्कीम अब हम लाएंगे। स्कीम आने की है, सिर्फ आपको बताया है, पावर दिया है कि हाँ ये स्कीम लाया जा सकता है। डन मालिक। अब आते हैं रेट्स के ऊपर। तो अब देखो ये जो जितना प्रोसीजरल पार्ट है ना, इस प्रोसीजरल पार्ट में कहीं अगर आपको कुछ याद रखना है तो मुझे ऐसा लगता है ये रेलेवेंट बनता है कि टीडीएस का रिटर्न कब तक के रिवाइज किया जा सकता है। ये बाकी सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट है और मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा एग्जाम के लिए रेलेवेंट बनने वाले हैं। अब आते हैं रेट चेंज के ऊपर बात कर लेते हैं। 194B 194BB दोनों सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है। तो आप जब ये नोट्स को देख रहे हैं ना, जरा ध्यान से देखना कौन कौन से सेक्शन मेंशन है, क्योंकि कई जगह पे मल्टीपल सेक्शन मेंशन है, तो आपको एक साथ चीजों को शॉर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहला आता है 194BBB, चेक कीजिए। चलिए अब अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट सुनिए। 194B क्या था, अगर आप कैजुअल विनिंग करते हैं। 194BB क्या था, अगर आप हॉर्स रेस विनिंग करते हैं। तो इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू यू राइट, आई मे बी रेसिडेंट, आई मे बी नॉन रेसिडेंट, तो इसका इंपैक्ट जो है एनआर टैक्सेशन पे भी होता है, याद रखिए। तो अगर हम विनिंग किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये विनिंग 10,000 के ऊपर जाती थी तो टीडीएस करना चाहिए था। कितना परसेंट, 30%। अभी जो 10,000 था ये साल भर की एग्रीगेट लिमिट थी, इसको कर दिया गया है 10,000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो कैजुअल इनकम 194B 194BB में अब हमें टीडीएस तभी करना है जब सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 के ऊपर जा रहा है तब। तो अजम्पशन लेते हैं हम विनिंग किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये विनिंग है 9,000 की, नो टीडीएस। 9,000 की दो विनिंग है, अगेन नो टीडीएस। जब 19,000 का एक आ गया, यस टीडीएस। तो अगर 10,000 के ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन में बढ़ रहे हैं तो टीडीएस करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी बच्चों को एक पॉइंट यहां पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ये मैंडेटरी टीडीएस 10,000 सिंगल विनिंग के बाद है। वॉलेंटरीली अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल टीडीएस हो सकता है ना। ये मैंडेटरी 10,000 के बाद है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका 194D 194G 194H, तीन अलग अलग सेक्शन में अमेंडमेंट है। 194D इंश्योरेंस कमीशन के बारे में बात करता है, 194G लॉटरी सेलिंग कमीशन के बारे में बात करता है और 194H अदर कमीशन की बात करता है। हिस्टोरिकली ऐसा था कि अगर आपका कमीशन साल भर का 15,000 के ऊपर चला जाए तो टीडीएस 5% से डिडक्ट होता था। दोनों जगह चेंज है। अगर आपका कमीशन साल भर का 20,000 पर एनम के ऊपर गया तो 2% का टीडीएस। तो जो लिमिट 15,000 थी उसको 20,000 कर दिया गया है और जो लिमिट 5% थी उसको 2% कर दिया गया है अक्रॉस ऑल थ्री सेक्शंस, 194D में भी, 194G में भी, 194H में भी। क्लियर मालिक? ओके। अगर इंश्योरेंस कमीशन जो है ये 10% है, अगर रिसीवर कौन है, डोमेस्टिक कंपनी, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर 10% टीडीएस है अगर रिसीवर कौन है, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी अगर इंश्योरेंस कमीशन रिसीव कर रही है तो टीडीएस 10%, ये पहले भी था आज भी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 194K, इसको ध्यान से सुनना, टीडीएस ऑन डिविडेंड। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि अगर आपका डिविडेंड अमाउंट 5,000 पर एनम से ऊपर गया तो कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी टीडीएस कर रही है तो 194 में अमेंडमेंट होता है और म्यूचुअल फंड कंपनी टीडीएस करती है तो 194K में होता है। अगर कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी साल भर में किसी को 5,000 के ऊपर का डिविडेंड दे रहे हैं तो टीडीएस होता था एट द रेट ऑफ 10%। बराबर है। ये 5,000 की लिमिट को कर दिया गया है 10,000 पर एनम, तो लिमिट को बढ़ा दिया गया है टीडीएस करने के लिए। अब अगर कंपनी 10,000 के ऊपर किसी को डिविडेंड दे रही है या म्यूचुअल फंड कंपनी किसी को 10,000 के ऊपर का डिविडेंड दे रही है तो टीडीएस होगा, तो टीडीएस। क्लियर है मालिक? नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 194I। याद रखने का तरीका था हमारा रेंट, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। तो मेरे को एक बात समझना, इन सभी सेक्शन में रेलेवेंसी कहाँ है, मुझे लगता है ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। सीधा आते हैं यहां, ये भी रेलेवेंट 194I। देखिए अगर जो रेंट है ना ये साल भर में अगर 2,40,000 पर एनम के ऊपर जाता था तो आपको टीडीएस करने की दरकार थी। प्लांट एंड मशीनरी के रेंट पे 2% होता था और अदर एसेट के रेंट पे 10% होता था। बराबर है।
इसको कर दिया चेंज, इसको कर दिया 50,000 पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ। तो अगर रेंट 50,000 पर मंथ या पार्ट डेयर ऑफ के ऊपर जा रहा है, राइट, तो आपको टीडीएस 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% इन केस ऑफ अदर करना है। तो यहाँ पे लिमिट को अपग्रेड किया गया है, 2,40,000 की लिमिट को हटा दिया गया है और 50,000 पर मंथ या पार्ट डेयर ऑफ की लिमिट को ला दिया गया है। नेक्स्ट चेंज हुआ है 194J में, अगेन रेलेवेंट क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 194J प्रोफेशनल पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट, FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट। ये पेमेंट जब 30,000 पर एनम के ऊपर जाता था तो टीडीएस करना होता था 10% के हिसाब से। ये 30,000 की लिमिट को 50,000 पे लेके चले गए हैं। तो इफ प्रोफेशनल पेमेंट एक्सीड करता है कितने से बेटा, 50,000 पर एनम से, तो आपको टीडीएस करना है। हालांकि डायरेक्टर सिटिंग फीस का टीडीएस वैसे ही होता है सिंगल रुपीज से, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं है। सिर्फ 30,000 की लिमिट जो है उसको क्या कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया है। रेलेवेंट है क्या जी? हाँ जी सर रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है आपका 194A, ये भी रेलेवेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। इन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज। अगर बैंक कोऑपरेटिव पेमेंट करती थी, नॉर्मल पेमेंट 40,000 के ऊपर जाता था और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 के ऊपर जाता था, तो टीडीएस करना था। सबसे पहले बैंकों की ये जो लिमिट है इसको चेंज किया गया, 50,000 एंड 1 लाख पे इनकांस कर दिया गया। अब बैंक, पोस्ट ऑफिस तभी टीडीएस करेंगी जब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं साल भर में नॉर्मल एसएससी के लिए 50,000 के ऊपर और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के ऊपर, तो ही वो टीडीएस करेगी 194A में। बैंक वगैरह छोड़ के कोई भी एसएससी अगर पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो टीडीएस करना होता था जब आपकी लिमिट 5,000 से ऊपर चले गए। इस लिमिट को भी 5,000 से एनहांस करके कितना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। पेयर, नॉर्मल कंपनी, बैंकिंग। नॉर्मल कंपनी 10,000 के ऊपर गया तो टीडीएस करना है। बैंकिंग नॉर्मल एसएससी के लिए इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर पे किया, सॉरी 50,000 के ऊपर पे किया, अब टीडीएस करना है। सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख के ऊपर पेमेंट किया, टीडीएस करना। क्लियर मालिक? 194Q में अमेंडमेंट हुआ, हालांकि ये तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। 194Q क्या था, अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर तो आपको टीडीएस करना है। अब हुआ क्या है, 206C1H, आपको अगर याद होगा तो सेलर को टीसीएस करना होता था 206C1H में और बायर को 194Q में टीडीएस करना होता था। हालांकि इन प्रिंसिपली अगर किसी चीज पे टीडीएस हो गया तो टीसीएस करने की दरकार ही नहीं थी। फाइनेंस एक्ट 25 ने 206(1)H को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब गुड्स सेल करने पे टीसीएस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यही चीज 194Q में लिख दिया कि अब आपको मैंडेटरीली टीडीएस ही करना है, टीसीएस का दरकार ही नहीं है। तो TDS will be deducted under 194Q and no TCS will be collected under 206C1H। क्यों? क्योंकि 206C1H has been removed। तो इस साल से 206C1H रिमूव हो चुका है। अब देखो मालिक, इतने जगह TDS के अमेंडमेंट आए हैं ना, इसके लिए मतलब मैं आपको कहूंगा ना, सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ के काम नहीं होगा। आप सिर्फ देखो कि TDS TCS में कितने जगह पे अमेंडमेंट है। इस कारण से आप जितने भी पुराने क्वेश्चन, अगर इफ एनी आप में से कोई रेफर कर रहा होगा, मैं कहूंगा प्लीज जेन्युइनली मत कीजिए। टीडीएस टीसीएस के लिए आपको नए बुक की जरूरत है, नया बुक। हाँ, इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट शायद आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, आप चाहे लेक्चर में करें या बुक्स में करें, क्योंकि मई के लिए जो है वही सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, वही Jan 27 के लिए भी एप्लीकेबल। आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ये मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194IB। सेक्शन 194IB पर्सनल रेंट के ऊपर था। वो रेंट जो आई में कवर नहीं होता था वो IB में कवर होता है। अब यहां का टीडीएस कब एप्लीकेबल होता था, जब आपका रेंट पेबल 50,000 पर मंथ या पार्ट देयर ऑफ के ऊपर जाता था, तो आपको टीडीएस जो है वो 5% से करना होता था। अब ये 50,000 पर मंथ पार्ट देयर ऑफ तो यहां पे सेम ही है, टीडीएस का रेट यहां पे 2% पे रिड्यूस कर दिया गया है। तो 5% की जगह पर्सनल रेंट्स के ऊपर 2% का ही टीडीएस होगा। दैट इज एन अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 194DA के अंदर में। 194DA जो है ये मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP पे है। अगर LIP का फाइनल अमाउंट 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है तो ये फाइनल अमाउंट टैक्सेबल होता है। सॉरी, इस फाइनल अमाउंट टैक्सेबल होता है, और क्योंकि फाइनल अमाउंट टैक्सेबल है और 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है, ये फाइनल अमाउंट अगर 1 लाख के ऊपर जाता था तो टीडीएस जो होता था वो 5% से होता था। अब टीडीएस का रेट 5% की जगह 2% पे ला दिया गया। तो इन केस ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP is 1 lakh or more, TDS shall be at the rate of 2%। और ये वो TDS है जब आप 1010D में एग्जम्प्ट नहीं है तब। 194M पर्सनल पेमेंट्स जो 194C, 194J, 194H में नहीं आते थे, वो पर्सनल पेमेंट पे जो TDS है वो 194M में होता था।
194M का जो रेट था ये था 5%, इसे रिड्यूस करके कर दिया गया है 2%। यस, ये एक यहां पे वापस रिपीट हुआ है तो आप इसे कट कर सकते हैं, शायद ये वापस जाए, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका 193। सेक्शन 193 की अगर मैं बात करूं तो ये बात आती है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज पे ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये 5000 के ऊपर गया तो टीडीएस करना पड़ता था। ये 5000 की लिमिट को क्या कर दिया गया है 10000। याद रखने का तरीका, कोई भी इंटरेस्ट 10000 के ऊपर जा रहा है टीडीएस। अब इन पिछले कुछ सेक्शंस में से क्या रिलेवेंट है? 194 IB रिलेवेंट है। नेक्स्ट 194 M रिलेवेंट है। नेक्स्ट 194 LA रिलेवेंट है। अभी 194 LA क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन का पेमेंट अगर सरकार कर रही है और ये कंपनसेशन राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत एग्जम्प्ट नहीं है और ये कंपनसेशन 2,40,000 पर एनम के ऊपर जाता है तो टीडीएस करना होता था। मतलब बेसिकली अगर कंपल्सरी एक्विजिशन का पेमेंट 2,40,000 पर एनम के ऊपर जाता था तो टीडीएस करना होता था। लिमिट हैज बीन चेंज टू 5 लाख। लिमिट हैज बीन चेंज टू 5 लाख। चेक करिए। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर 194T। देखिए ये जो सेक्शन था ना ये तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आ चुका था। ये जो सेक्शन था ये लास्ट ईयर आ चुका था, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी को ना शिफ्ट किया गया था 1/4/2025 पे। इसकी एप्लीकेबिलिटी को तो है वो शिफ्ट किया गया था 1/4/2025 पे। कंसेप्ट को समझिए कि अगर फर्म पार्टनर को कोई पेमेंट करती है, मुझे लगता है ये कंफर्म आएगा पीजीबीपी के साथ मिक्स करके दिया जाएगा, है ना। जितने बच्चों ने रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच लिया है, इनफैक्ट अगर आप चार्ट रिवीजन भी देख रहे हैं तो ये तो मैंने स्पेसिफिकली बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर फर्म पार्टनर को क्या पे करती है, कोई भी फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, बोनस पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, साल भर का ये एक्सीड करता है 20,000 पर एनम से तो टीडीएस होगा 10% के हिसाब से। टीडीएस क्या होगा 10% के हिसाब से। याद दिलाना चाहता हूं नो टीडीएस ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो वैसे भी एग्जम्प्ट है। बाकी आप जो भी अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, अलाउ डिसअलाउ से भी इसका कोई लेन देन नहीं। कितना फर्म को अलाउ है, कितना पार्टनर को अलाउ है, इररिलेवेंट। 40B में लिमिट क्या दिया है, इररिलेवेंट। अगर 20,000 से ऊपर जा रहा है आपको 10% का टीडीएस करना है, 20,000 से ऊपर जा रहा है आपको 10% का टीडीएस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि 40B में कितना अलाउड है। गेटिंग द पॉइंट? रेलेवेंट है मालिक, इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, टीसीएस। इतने बड़े अमेंडमेंट हुए हैं टीसीएस के अंदर में कि भैया आप लोगों ने अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना मालिक, टीसीएस के अंदर में बड़े अमेंडमेंट। टीसीएस के एक एक सबसेक्शन को हम अलग कर रहे हैं, जहां जहां अमेंडमेंट हुए ध्यान से सुनिएगा। कुछ अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट में एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, कुछ अमेंडमेंट जो है ये नोटिफिकेशन के थ्रू आए हैं। तो आराम से ईमानदारी से ध्यान से सुन। आते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम अदर देन फॉरेस्ट और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनके ऊपर लास्ट ईयर तक के टीसीएस था 2%, इनके टीसीएस के रेट 2.5%, इसके टीसीएस के रेट को 2% पे ला दिया गया है। तो अगर आप टिम्बर ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेस्ट, अदर देन फॉरेस्ट या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पॉइंट पे वर्क कीजिएगा, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है यहां आएगा। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पे टीसीएस कलेक्ट होता था कितने परसेंट के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से, अब 2% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट होगा। ये हुआ पहला अमेंडमेंट। दूसरा चेंज क्या आया है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आएगा इसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। पहले ये एक्सप्लेन नहीं था, अब इसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। वेदर फाउंड इन ब्रॉड फ्रॉम फॉर अ फॉरेस्ट और नॉट, चाहे आपको ये फॉरेस्ट में मिला, आपने फॉरेस्ट से लिया या नहीं लिया, टिम्बर, चारकोल, कैश्यू, वुड ऑयल, रेजिन, नेचुरल वार्निश, बार, लाख, महुआ फ्लावर, महुआ सीड एंड माइबुलोराम, ये सभी के सभी के ऊपर टीसीएस आएगा। चाहे ये फाउंड हुआ हो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से बाय किया गया हो या अदरवाइज किसी भी तरीके से ऑब्टेन किया गया हो, इन पे टीसीएस आएगा ही आएगा। इन फॉलोइंग प्रोडक्ट पे टीसीएस तभी आएगा जब आपने इसे या तो फॉरेस्ट से लिया हो या आपको फॉरेस्ट से मिला हो, या तो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बाय किया हो या फॉरेस्ट से ऑब्टेन किया हो। ट्रीज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑल अदर पार्ट और प्रोड्यूस
not herein before mention of the trees. Plants being trees including grass, creepers, reeds, moss. Produce of animal, wild animal, their skin, trunks, horns, bones, silk cocoons, honey, wax and all other part of produce of animal. अब देखो मुझे जो स्पेसिफिकली लग रहा है ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट चीज़ें हैं। तो आपको अगर एनिमल के हॉर्न्स वगैरह आपको फॉरेस्ट से मिले हैं या आपने फॉरेस्ट से लाए हैं तो टीसीएस आएगा। पीट सरफेस ऑयल, रॉ रॉक मिनरल इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, लैटराइट, मिनरल ऑयल एंड ऑल प्रोड्यूस ऑफ माइंस एंड क्वेरीज, ये भी अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आता है और इसके ऊपर भी टीसीएस होगा। तो मुझे लगता है ये भी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि सर इतनी बड़ी लिस्ट कैसे याद होती सर, ये कोई पॉइंट है, ऐसा कैसे याद रखेंगे सर? आप बिल्कुल बराबर है, नहीं याद हो सकती है ना। इसको मल्टीपल टाइम एक दो बार बस देखना पड़ेगा तो काम होगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला। क्योंकि ये यार मतलब आप कैसे याद रखोगे? इसमें से कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो सीए स्टूडेंट से रेलेवेंट ही नहीं रखते, मे भी किसी और के लिए रेलेवेंट रखते होंगे। अननेसेसरी आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है यार। Forest produce trader to provide relief to the trader of forest produce. Only such other forest produce, not being timber or tenduli, which is obtained under the forest lease, will be covered in TCS. Trader of other forest produce will not be subject to TCS. अब छोटे ट्रेडर्स को रिलीफ देने के लिए इन्होंने क्या किया, अगर आपका फॉरेस्ट लीज है और उनके थ्रू आपको मिला है तो ही टीसीएस लगेगा। मान के चलिए एक ट्रेडर है जिसके पास फॉरेस्ट लीज नहीं है, उसने जिसके पास फॉरेस्ट लीज थी उससे खरीदा और बेच दिया, तो मतलब मैं हो गया प्योर ट्रेडर, मेरे पास कोई फॉरेस्ट लीज नहीं है। पर मैं क्या करता हूं, मैं एनिमल ट्रंक्स खरीदता हूं, एनिमल ट्रंक्स बेच देता हूं। ये एनिमल ट्रंक किसी ऐसे पर्सन से लेता हूं जिसने फॉरेस्ट से लिया है। तो बेसिकली मैं कौन हुआ? ट्रेडर, जिसने ट्रंक लिया, ट्रंक बेच दिया, मेरे को टीसीएस नहीं आएगा। पर जिस बंदे ने ये फॉरेस्ट से लिया है, फॉरेस्ट इसको टीसीएस लगा के दे। क्लियर है पॉइंट? तो विजय फॉरेस्ट से ऑब्टेन कर रहा है एनिमल ट्रंक, एनिमल स्किन, यस विजय पे टीसीएस आएगा। फॉरेन डिपार्टमेंट मेरे पे टीसीएस। मैंने अज्यूम कीजिए एक ट्रेडर है सुरभि ट्रेडर, सुरभि ट्रेडर को बेच दिया, सुरभि ट्रेडर मेरे से बाय करती है और सुरभि ट्रेडर डायरेक्टली सेल कर देती है। अब सुरभि ट्रेडर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगी, यस हाँ। तो यहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है और टीसीएस के रेट में भी अमेंडमेंट आया, ये ध्यान से सुनिएगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर 206C1C, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वेरिंग, इनके ऊपर टीसीएस का रेट 2% था, 2% कंटिन्यू हुआ है। अमेंडमेंट कहां आया है? यहां पे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यहां पे एक वर्ड है, यहां पे एक वर्ड है माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सक्लूड मिनरल ऑयल। माइनिंग एंड क्वेरिंग में क्या नहीं आता था? मिनरल ऑयल नहीं आता था। और मिनरल ऑयल में ही पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। क्या कहा आपने? कुछ समझ नहीं आया सर। एक तो अमेंडमेंट देख के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। आपने क्या कहा उसमें से तो कुछ भी नहीं समझ में आया सर। टेंशन नहीं लेने का, बिज्जू भैया है इधर अभी। सुन देख बेटा, माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है इसके अंदर में मिनरल ऑयल नहीं आता। तो जो आप मिनरल ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं इसके ऊपर क्या नहीं होता था? टीसीएस नहीं होता था, क्योंकि उसे माइनिंग नहीं माना जाता था। और टीसीएस सिर्फ माइनिंग पे होता है या तो क्वेरिंग पे होता है। अब क्योंकि मिनरल ऑयल माइनिंग और क्वेरिंग में नहीं आता तो मिनरल ऑयल पे टीसीएस नहीं आता 206C1C में। अब मिनरल ऑयल की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया गया था, अब इसको क्लैरिटी दी गई है। मिनरल ऑयल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी आने लग गया। तो अब इसका बात क्या हुई? सवाल एक, क्या मिनरल ऑयल के ऊपर टीसीएस लगता था? नो। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे भी टीसीएस लगने वाला नहीं है। तो कुल मिला के आप ये याद रखिए, माइनिंग, क्वेरिंग ऑफ ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके ऊपर टीसीएस नहीं आएगा। तो पेट्रोल और नेचुरल गैस पे भी टीसीएस नहीं आएगा, पेट्रोल और नेचुरल गैस पे भी टीसीएस नहीं आएगा। ये याद रख लीजिए, काम खत्म। 206C1F मुझे लगता है 100% ये आ जाएगा, कंफर्म आएगा एग्जाम में। और ये आया है नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 से। ये आया है नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 से। क्या नोटिफिकेशन है प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो सर अगर मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है 1% के हिसाब से। मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू कितने से ऊपर है बेटा? 10 लाख के ऊपर है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है 1% से। लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पे क्या किया गया था, मोटर व्हीकल के साथ साथ एक अदर नोटिफाइड गुड्स वर्ड को ऐड किया गया था। लास्ट ईयर तक के ये अदर नोटिफाइड गुड्स कौन से होंगे ये बताया नहीं गया था। नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 ने लिस्ट दे दी है। अगर ये वाले गुड्स
कि वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस 1% अब इधर भी आएगा। और ये वो वाली चीज है जो अमीर आदमी डे बाय डे बेसिस पे परचेस करते हैं। सबसे पहले रिस्ट वॉच, अगर मान के चलिए विजय ने कोई रिस्ट वॉच ली जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है तो विजय को टीसीएस पे करना पड़ेगा। कोई आर्ट पीस लिया, कॉइन या स्टैंप लिया जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है क्योंकि ये कलेक्टेबल्स होते हैं। यॉट लिया, बोट लिया, कैनोय लिया या हेलीकॉप्टर लिया जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है, वो टीसीएस देंगे। सनग्लासेस लिया आपने, बैग लिए, हम्स का बैग लिया, लुई विटॉन का बैग लिया, और ये बैग लिया, मान के चलिए आप में से कई लोग प्रोफेशनल बन गए और अपने लिए पहले एक मस्त बैग लिया, बैग की वैल्यू 10 लाख के ऊपर है, यस टीसीएस आएगा। शूज लिया आपने, स्नीकर हेड्स ने शूज लिया 10 लाख के ऊपर के, टीसीएस आएगा। स्पोर्ट्स वेयर, गोल्फ किट, स्काई वेयर लिया, होम थिएटर बाय किया आप लोगों ने, अमीरों वाले सारे शौक, घोड़ा लिया रेस करने के लिए या पोलो के लिए, इसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर है, टीसीएस। तो अदर नोटिफाइड गुड्स लिखा नहीं था, अदर नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट दे दी। सर क्या ये लिस्ट हमें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो हाँ, ये लिस्ट को बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि रेलेवेंट है मालिक। तो यहां आपका टीडीएस टीसीएस का भी अमेंडमेंट क्या होता है मालिक? ओवर होता है। दैट्स इट। देख रहे हैं आप कितने अमेंडमेंट है, सोचिए और अब डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जो है आपको खुद को पता है, क्या करना है आपको खुद समझिए। और सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ के जेन्युइनली मैं बोलता हूं, ठीक है हमारा अमेंडमेंट देना जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी भी कर रहे हैं, पर तो पॉइंट ये है ना कि सिर्फ अमेंडमेंट करके ना आपको कभी उतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप, कई बच्चे ऐसा सोचता है ना कि यार मैं वापस से लेक्चर लूंगा पैसे लग जाएंगे, वापस से बुक लूंगा पैसे लग जाएंगे। ये कॉस्ट फिर भी कम है आपके करियर के 6 महीने या साल भर लगाने में। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। ये कॉस्ट हमारी भी मेहनत की है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेहनत नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतने देर से एक एक अमेंडमेंट पढ़ना, इस अमेंडमेंट को कंपाइल करना, इस अमेंडमेंट को कंपाइल करके बुक में डालना, इसके बेस पे क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व कराना, हमारी भी मेहनत है, मेरी बात समझिए। बट खैर मैं ये पॉइंट उस पर नहीं बोल रहा हूँ, कई बच्चों के माइंडसेट के ऊपर मैं बात। माइंडसेट ये होता है कि नहीं और अपने को तो क्या करना है, एग्जिस्टिंग बुक में अमेंडमेंट पढ़ के अपन काम कर लेंगे। कर लो, उस अमेंडमेंट को अप्लाई कहाँ करना है, उसकी इंटरलिंकिंग कहाँ करना है, ये हम नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें 1-2 अमेंडमेंट और लग जाते हैं। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ, मत करिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यार पैसे लग जाएंगे, मत करिए। आप अपने करियर के साथ खेलिए। 6 महीने की कॉस्ट ज्यादा बड़ी कॉस्ट है, एक अमेंडमेंट लेक्चर या एक बुक। बाकी समझदारी आपकी, मैं उस चीज। देन मालिक चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर चलते हैं। हाँ जी सर, आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटर्न। रिटर्न के टॉपिक में भी अमेंडमेंट्स है। कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स है ध्यान से। सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ है अपडेटेड रिटर्न में, और बहुत रेलेवेंट अमेंडमेंट है जी सर, पढ़ना है और याद भी रखना है। अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन है, चाहे आपने पहले रिटर्न भरा हो या आपने पहले रिटर्न नहीं भरा हो। तो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कब तक सबमिट किया जा सकता था? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 24 मंथ्स तक के आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते थे। चेंज हुआ है, 24 मंथ्स की जगह अब ये हो चुका है 48 मंथ्स। तो अपडेटेड रिटर्न भरने का जो टाइम लिमिट है ये चेंज हो चुका है। अपडेटेड रिटर्न कैन नाउ बी सबमिटेड विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 48 मंथ्स तक के अब अपडेटेड रिटर्न कभी भी सबमिट किया जा सकता है। तो 139(8)(a) में चेंज हुआ है। अपडेटेड रिटर्न भरने का जो समय है उसको 2 साल की जगह 4 साल कर दिया गया है। पॉइंट समझ में आया सभी को? हाँ या ना? चलो, ये हो गई पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज है आपका, जब भी आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है। तो जो इनकम आपकी बढ़ी उस पर तो आपको टैक्स देना ही है, आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। आपने रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर भर दिया तो 25% तक देना पड़ता था, और आपने रिटर्न अगर 24 मंथ्स तक के भर दिया तो आपको यहां 25 गलत है, 50% तक के आपको देना पड़ता था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके पास जो नोट्स है उसमें मैं ये करेक्ट भी कर दूं, तो ध्यान से सुनना। अपडेटेड रिटर्न आपको कब तक के अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे जो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, ये कितना देना पड़ता? एडिशनल टैक्स पहले 12 महीने तक के अपने अपडेटेड रिटर्न भर दिया तो एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ता था 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। अगर आप बियॉन्ड 12 मंथ्स भरते हैं, अप टू 24 मंथ्स भरते हैं,
तो ये होता था 50% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट का क्या पे करते थे हम, एडिशनल टैक्स। अब क्योंकि 24 मंथ्स अब 48 मंथ्स बढ़ गए, तो इसके जो एडिशनल टैक्स का अमाउंट है ये भी चेंज हो गया। अब अगर आप 24 मंथ से 36 मंथ्स के बीच में कभी भी अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो इट विल बी 60% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और अगर आप 36 मंथ से 48 मंथ्स तक के कभी भी करते हैं इट विल बी 70% ऑफ टैक्स प्लस। तो चलो ध्यान से सुनिएगा, आपने अपना अपडेटेड रिटर्न कब तक सबमिट कर सकते हैं, 48 मंथ्स तक सबमिट कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न जब भी सबमिट किया जाता था तो इसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे किया जाता था। एडिशनल टैक्स पे कितना किया जाता था, रिटर्न 12 महीने में भर दिया फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एडिशनल टैक्स आपको 25% देना पड़ता था। 24 मंथ्स में भर दिया, एडिशनल टैक्स आपको 50% देना पड़ता था। बियॉन्ड 24 मंथ्स अप टू 36 मंथ्स ये 60% होता है, एंड बियॉन्ड 36 मंथ्स अप टू 48 मंथ्स ये 70% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये दो जगह अपडेट हुई है, बिकॉज अपडेटेड रिटर्न का जो टाइम लिमिट है ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यहां नीचे एक और नोट है, ये भी एक नोट अमेंडमेंट का पार्ट है। Updated return cannot be filed after 36 months if show cause notice under 148(8)(a) 148(a) is issued to the assessee। अब देखिए, अपडेटेड रिटर्न हम कभी भी सबमिट कर सकते हैं, बस असेसमेंट रीअसेसमेंट के केस में नहीं करते थे। अब 148(a) के अंदर में एक शो कॉज नोटिस आता है। ये शो कॉज नोटिस अगर इशू हो चुका है तो मैक्स टू मैक्स टाइम लिमिट क्या है आपके पास, 30। अगर कोई एसएससी है जिसको 148(a) का शो कॉज नोटिस इशू हुआ है तो ये 48 मंथ्स भी नहीं है, उसके पास सिर्फ 36 मंथ्स है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न सबमिट करने। तो नॉर्मल एसएससी, अदर नॉर्मल एसएससी अपडेटेड रिटर्न 48 मंथ्स तक भरा जा सकता है। जिसको 148(a) का शो कॉज नोटिस इशू हुआ है ये मैक्सिमम 36 मंथ्स तक के ही अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। एक सर्कुलर डिस्कस करेंगे, सर्कुलर नंबर 9 2025, सर्कुलर नंबर 9 2025, ध्यान से सुनना। देखिए, पैन और आधार को आपने लिंक नहीं किया तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो इफ पैन इज नॉट लिंक टू आधार देयर वर 3 कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, आपको रिफंड इशू नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 2, इस रिफंड पे इंटरेस्ट इशू नहीं होगा। और कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 3 था, टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, रिफंड इशू नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन रिफंड इशू नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 3, टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। अब ये रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट दिया। अमेंडमेंट उधर हुआ, अमेंडमेंट सब्जेक्ट आपके हो गए। अब सुनिए, आपको क्या पे करनी पड़ती है बेटा, फीस पे करनी। अगर आपके आधार और पैन को आपको वापस से क्या करना है, ऑपरेटिव बनाना है। इफ यू हैव पेड द अमाउंट ऑफ फीस between April to July 25 and PAN and Aadhaar is linked by September 25, तो TDS TCS हायर रेट पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नॉर्मल सुनिएगा, अमेंडमेंट क्या है। पैन और आधार को आपने लिंक नहीं किया, TDS TCS हायर रेट पे डिडक्ट होता है। और साथ साथ में आपको इसे ऑपरेटिव करने के लिए, पैन को वापस से ऑपरेट करने के लिए आपको क्या पे करनी पड़ती है, फीस। अगर ये फीस आपने पे कर दी बिटवीन अप्रैल टू जुलाई 25, दैट इज बिफोर 1 अगस्त 25, तो एंड आपका पैन और आधार भी आपने क्या कर दिया, फीस आपने पे करी जुलाई से पहले, और आधार पैन मैक्स टू मैक्स लिंक कर दिया अक्टूबर तक के, तो आपका टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट नहीं होगा नॉर्मल। जहां आपने 1/8/25 के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव पड़ा है, ऐसे केस में आपको जो नॉर्मल रेट अप्लाई होंगे वो 2 महीने बाद ही होंगे। कि आपका पैन वापस से कब एक्टिवेट होगा, 2 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर। वापस से सुनिएगा इस पूरे पॉइंट। तो बेसिकली अगर आप अपना आधार और पैन को लिंक कर देते हैं मैक्स बाय 39/2025, और जो भी आपका सम है टीडीएस टीसीएस अलॉन्ग विद द फीस आप इसे पे कर देते हैं बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, तो आपको टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। जहां आपका आधार और पैन लिंक नहीं है 1/8/2025 या उसके आगे, आप सबसे पहले फीस पे करते हैं, पैन ऑपरेटिव करवाते हैं। पैन कब ऑपरेटिव होगा, विद इन 2 मंथ्स,
और तो आपको नॉर्मल रेट लगने चालू होंगे टीडीएस टीसीएस के, वो 2 महीने बाद होंगे, तब तक के फिर आपका क्या चलता रहेगा, हायर रेट चलता रहेगा। क्लियर है? तो आपने आधार पैन को लिंक नहीं किया, टीडीएस टीसीएस हायर रेट पर डिडक्ट होता रहेगा। कब तक लिंक नहीं किया आपने, 1/8/2025 को आपने सम भी पे नहीं किया था, प्लस लिंक भी नहीं था। पहले आप फीस पे कीजिए, दोनों को लिंक कीजिए, पैन को ऑपरेटिव बनाइए विदिन 2 मंथ्स, उसके बाद ही आपके नॉर्मल रेट चालू होंगे, नहीं तो टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे कटता रहेगा। इज इट डन? दैट्स इट सर, खत्म। तो यस सर, ये है आपके ये सारे अमेंडमेंट। हमने सारे अमेंडमेंट्स को डिटेल में देखा, जहां जहां पे जरूरत थी वहां पे हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया। मैं बच्चों आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं, और ये अमेंडमेंट्स आपको बहुत डिटेल के अंदर में शायद एक और बार देख लेने चाहिए जब भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है। एक बार ये सारे अमेंडमेंट वापस से देख करके चल जाना, जितने अमेंडमेंट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए उतने अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच अगर आपने लिया हुआ है तो आपको तो पता है हमने इतना प्रैक्टिस किया है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट का इतना प्रैक्टिस किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। एक बात याद रखिए, मैं चाहता हूं आप सिर्फ पढ़े नहीं, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करें, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सिर्फ डीटी में अमेंडमेंट देख करके काम नहीं चलने वाला। अगर आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने एक फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। उन बच्चों ने तो स्पेसिफिकली लेना चाहिए जिन्होंने क्लासेस 2023 में ली थी, 2023-24 में ली थी। आपको तो मैंडेटरीली क्लास लेनी चाहिए, स्पेशली फास्ट ट्रैक, जिसमें 30-35 लेक्चर के अंदर में सब कुछ करवा दिया गया है। और अगर मान करके चलिए आपने May 26 की ऑलरेडी क्लास ली है, कहीं और से ली है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं आपको बोलूंगा फास्ट ट्रैक जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कराई गई है, अमेंडमेंट्स के साथ सारी प्रैक्टिस कराई गई है, तो एक बार वो जरूर देखिए। बाकी दिल से कुछ कहना है या कुछ और बात पे डिस्कस करना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा सी विजय साडा के नाम से, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। और हाँ, अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेज देना जिसको लग रहा है कि वो बस उसका सब कुछ हो चुका है। इनफैक्ट उन दोस्तों को भी भेजना जिनकी करंटली क्लास चल रही होगी, क्या पता उनके क्लास में अमेंडमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, तो एटलीस्ट उनको भी ये बात मिल जाए। बाकी आप इस चैनल पे बने रहिएगा, लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।